सारा एनडीए इस बार जबरदस्त एकजुटता से लड़ा। इनफैक्ट ये पहली बार है बिहार के इतिहास में जब आफ्टर दिवाली एंड छठ इलेक्शन हो रहे हैं तो लोग आए तो उन्होंने वोट डाला, तो वोट परसेंटेज देखो बढ़ना ही था। छठ पर्व के अलावा भी इस बार बड़ी संख्या में माइग्रेंट आएंगे केवल चुनाव में वोट डालने के लिए, या फिर उनको लाया जाएगा केवल चुनाव में वोट दिलवाने के लिए। महिलाओं का फैक्टर इस बार बड़ा काम किया। बिहार जैसे गरीब राज्य में 10,000 रुपए की रिश्वत दे दी गई और इसलिए महिलाएं निकल कर आ गई। विपक्ष के लोग इसको रिश्वत कहते हैं जी, और इसलिए कहते हैं क्योंकि चुनाव से ये ठीक पहले दिया गया। चुनाव अनाउंस होने के बाद भी कुछ महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। तो मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपने ये 10,000 वाली स्कीम क्यों लाई, बल्कि मैं इसको एक स्मार्ट स्कीम मानता हूं। नीतीश सरकार आई 2005 में, सबसे पहले इसने लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया स्कूलों में। वो बिहार में एक बड़ी क्रांति मानी गई। 2005 के बाद नीतीश सरकार के दौरान कानून व्यवस्था के हालात सही हुए, बेहतर हुए। अपराध हर समाज में हो रहे हैं और जो अभी हो रहे हैं मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं, और बेहतर होना चाहिए। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण महिलाएं नीतीश सरकार के पक्ष में लामबंद हुई। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं, चाहे वो मकान देने का हो, बिजली देने का हो, पानी देने का हो, शौचालय देने का हो, उसमें इन्होंने जाति धर्म लिंग भेद नहीं किया है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी सारी महिलाएं तो नहीं, लेकिन महिलाओं का एक पॉकेट है जो बिहार में जेडीयू को, बीजेपी तो मैं नहीं कह सकता, बट जेडीयू को वोट देता है। अधकचरी समीक्षा करके विपक्ष के लोग कभी भी सत्ता में ऊंचाई पर नहीं जा सकते, बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ईमानदार होना होगा। ये वोट चोरी को आप किस तरह से समझते हैं? शब्द और टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी में पुराना है। आज उसको वोट चोरी कह रहे हैं, कभी बूथ कब्जा था। मैं ये नहीं कह सकता कि इस देश में वोट चोरी नहीं होती है। बिहार में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भैया मेरा नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। 25 से 30 नीतीश पूरा काल नहीं करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। तो ये बात कहीं से भी मुझे नहीं लगती कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा को इस वक्त हिचक है। और नीतीश कुमार एक ट्रस्टेड फेस हैं। नीतीश कुमार जैसा चेहरा अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त बिहार में है भी नहीं। पिछले 30 साल में सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग एनडीए के अंदर है। चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, तो वो अगले 7 जन्मों तक बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो अब आप किस तरह से उनका देख रहे हैं, जन स्वराज पार्टी और पीके का? बड़ा अहंकार, बहुत घमंड उनके व्यवहार में झलका। आप हर पत्रकार को जलील कर रहे हैं। आपको पत्रकार पे बौद्धिकता झाड़ने की क्या जरूरत है? बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे मन में सहानुभूति थी, इसके बावजूद उनके पास मुझे किसी भी चीज का मॉडल नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा मैं जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन उन्होंने जातियों के हिसाब से जातियों को देखकर टिकट बांटा। तो प्रशांत किशोर जी में ईमानदारी की कमी लगी। सेवा करना चाहते हो तो बिजनेस ब्रेन को बाहर करो भाई। अगर बिजनेस ब्रेन लेके आए हो, सेवा नहीं कर पाओगे। बिहार का मुसलमान जो है ना, या पूरे भारत का मुसलमान, मुझे लगता है कि उसके साथ जितना छल हुआ है, जितना धोखा हुआ है ना, उतना धोखा भारत में किसी कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजा आ गया है, पर नतीजों के साथ कई सवाल भी उठने लगे हैं। हर सवाल, हर पक्ष अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन पत्रकार से, उन शख्सियत से, एक तो वो हमारे पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी के साथ जो जो बताया, जो जो कहा, आप ये सब तथ्य मौजूद हैं मीडिया में, वो होता रहा। आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं से हमारी बातचीत होती है लालू जी। बाहर वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भीतर केबिन में हमारे साथ बैठते हैं तो उनका ये दर्द होता है कि आरजेडी जो है लालू जी के परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। आप क्या कहेंगे इस पर? कौन है ये बोलने वाला ये आदमी? ये आप बताओ ना। तो आप लोगों ने कहा कि अभिरंजन जी से स्वतंत्र में मुलाकात कराई जाए। हमने अभिरंजन जी से बात की, अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने हमारे कहने पर वक्त निकाला, और देखिए हमारे साथ अभिरंजन जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत हैदर, आप, मेरा तो सारा वक्त आपके लिए है। हम लोग पुराने साथी रहे एनडीटीवी में, और एनडीटीवी के सारे लोग आपको बहुत पसंद करते रहे हैं। आपका इतना सुंदर व्यवहार है और पत्रकारिता की समझ, प्रोडक्शन की समझ आपकी
हम लोग बड़े कायल रहे और आपसे सीखते भी रहे। चलिए, शुक्रिया। जी। मैं जानना चाहूँगा, हर चुनाव हो गया है, नतीजे आ गए हैं, आप ही की अगर पोस्ट और आप ही की बात कही जाए, जब पहले चरण का मतदान हुआ था उससे पहले आपने कहा था, ये दावा कर रहे थे कहीं जगह कि बम्पर वोटिंग होगी, और हुई। तो ये सब कैसे आपको पता चलता जा रहा था? कोई अंदर कोई खबरी है? नहीं, कोई खबरी नहीं होता, ये कुछ तो कॉमन सेंस की भी बात होती है, और जो राजनीतिक घटनाक्रम देश में होते हैं उन पर आपको बारीक नज़र रखनी पड़ती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, निष्पक्ष रहना पड़ता है। यदि आप गाइडेड रहेंगे, मिसगाइडेड रहेंगे, तो कभी भी आप सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक अपेक्षित परिणाम चाहते हैं तो आप जो है अपनी समीक्षा को उसी हिसाब से घुमाएंगे जिससे कि वो आपका अपेक्षित परिणाम जो है रिफ्लेक्ट हो। तो मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि मैं अपनी पत्रकारिता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं सच बोलने में यकीन रखता हूँ, निष्पक्षता से काम करता हूँ, जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, वो किसी को सूट करे या न करे। तो मैंने देश में जो घटनाक्रम हो रहे थे उन सारी चीज़ों पे मैंने नज़र रखी। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की बिहार इलेक्शन की, तो मैंने कहा कि ये 3 फैक्टर तो देखो काम कर रहे हैं इस बार। पहली चीज़ क्या हुई है कि SIR हुआ है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का, तो उसमें जो है 7 करोड़ 94 लाख या 7 करोड़ 89 लाख 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं का आंकड़ा था SIR से पहले। उसके बाद शुद्धिकरण के बाद कई चरण हुए, पहले ड्राफ्ट आया, फिर फाइनल लिस्ट आई। फाइनल लिस्ट के बाद भी मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जिन जिन तरफ से आपत्तियां आई उनको एकोमोडेट किया, तो फाइनल जो है उन्होंने 7 करोड़ 42 लाख का आंकड़ा दिया। टोटल काउंट जो है 47 लाख कम हो गया। मतदाता सूची अगर 7 करोड़ 89 लाख होता और इतना ही 5 करोड़ के आसपास वोटिंग होती, और मतदाता सूची का आकार 7 करोड़ 42 लाख रह गया या 7 करोड़ 43 लाख रह गया और 5 करोड़ इतनी ही वोटिंग हुई, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि वोट परसेंटेज अब हमको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। एक विद्यार्थी 100 में जो है 60 नंबर लाता है, बिल्कुल, और दूसरा विद्यार्थी 80 में 60 नंबर लाता है, तो नंबर दोनों के समान हैं, लेकिन 80 में 60 नंबर लाने वाले का परसेंटेज आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ हुई है कि 7 करोड़ 89 लाख SIR से पहले और 7 करोड़ 42-43 लाख SIR के बाद वोटिंग तो उतनी ही होनी थी। तो ये जो है 4-5% का फासला केवल SIR के कारण आ गया। तो पिछले बार 57% मतदान हुआ, उसको हमने बेस मार्क जो है नापा। हमने कहा कि ये बेस मार्क अगर मान ले 57%, और उसको नापने का आधार ये भी था कि जो उससे पिछला इलेक्शन था वो भी फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में ही था, 57% के ही आसपास था 2015 में भी बिहार में, और 2020 में भी 57% के ही आसपास। तो हमने कहा कि 57% पे अगर पिछले 2 चुनावों से बिहार के आंकड़े स्टेबल हैं तो इस बार हम इसको बेस मानते हैं। और SIR के कारण जो है, जो मैंने आपको गणित बताया, उसके कारण ये 4 से 5% जो है हमारा बढ़ रहा है। तो 57, 4, 61, 62% तो यही हो गया। फिर हमने कहा कि ये कई चुनावों के बाद, इनफैक्ट ये पहली बार है बिहार के इतिहास में जब आफ्टर दिवाली एंड छठ इलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि आप याद करें 2005 में इस मौसम में चुनाव होना शुरू हुआ, क्योंकि पहले फरवरी में चुनाव हो रहे थे, 2005 में फरवरी मार्च में इलेक्शन हुए थे, फिर हंग असेंबली हो गई थी, तो फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराने पड़े थे 2005 में। उसके बाद से अब तक 2010 में क्या हुआ हैदर कि इलेक्शन पहले हो गए, छठ जो है बाद में हुआ, और काफ़ी गैप था, 1 महीने का लगभग गैप था, तो उसके कारण लोग इलेक्शन में नहीं आ पाए। 2015 में भी सेम कहानी हुई, 2020 में भी लगभग ऐसा ही हुआ, कोविड का भी माहौल था। इस बार क्या हुआ कि इलेक्शन जो है छठ के बाद हुआ और ज़्यादा गैप भी नहीं रहा। पहले फेज के इलेक्शन में 8-9 दिन का गैप रहा, दूसरे फेज के इलेक्शन में आप मान लें कि 12-13 दिन का गैप रहा। तो बड़ी संख्या में लोग, सबको पता है कि बिहार का बहुत बड़ा त्यौहार है छठ, लोग छठ में आए, दिवाली और छठ में लोग आए, तो उन्होंने कहा कि अब रुक जाते हैं, इस बार चुनाव में वोट डालकर ही हम लौटेंगे। और फॉर्चुनेटली इस बार बड़ा सकारात्मक चुनाव भी मैं देखता हूँ।
रोजगार के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर, बिहार के औद्योगिकरण के मुद्दे पर, इन सब मुद्दों पर बात हो रही थी। तो जो प्रवासी थे उनके भीतर एक उत्साह बना और वो बिहार में बड़ी संख्या में आए। त्यौहार में आते ही हैं, हर साल आए और रुके। तो मेरा ये भी अंदाज़ा था कि इसके कारण भी, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट हैं, बिहार के बाहर रहते हैं और वो छठ में आते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि सारे स्टेशनों पे लंबी लंबी कतार होती है, कई बार भगदड़ की स्थिति बन जाती है। तो लोग आए, तो उन्होंने वोट डाला, तो वोट परसेंटेज देखो बढ़ना ही था। तीसरी चीज़ क्या हुई कि मुझे कई तरफ से ये सूचना मिल रही थी कि चूंकि माइग्रेंट्स पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस इलेक्शन में, तो छठ पर्व के अलावा भी इस बार बड़ी संख्या में माइग्रेंट आएंगे केवल चुनाव में वोट डालने के लिए, या फिर उनको लाया जाएगा केवल चुनाव में वोट दिलवाने के लिए, चूंकि कई राजनीतिक दल माइग्रेंट्स पे काफ़ी बड़ा स्टेक ले रहे थे। तो तीसरा ये भी फैक्टर हो गया। प्लस क्या है कि ये बिहार देश में एक ऐसा दौर भी है जब बड़े पोलराइज्ड इलेक्शन होने लगे हैं। जब भी पोलराइज्ड इलेक्शन होता है तो दोनों तरफ जो खड़े होते हैं उनके लिए करो या मरो जैसी स्थिति हो जाती है। अब क्या है कि एक तरफ एक समुदाय है, दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है। घुसपैठियों का मुद्दा उछाला जा रहा है। एसआईआर के बारे में कहा जा रहा है कि किसी एक खास समुदाय को, किसी खास वर्ग को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। जब इस तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, तो पोलराइजेशन होने की संभावना और बढ़ जाती है। पोलराइज्ड इलेक्शन में भी वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। प्लस क्या है कि नए मुद्दे, नई पार्टियां चुनाव में, जनसुराज पार्टी आ गई, तेज प्रताप का जनशक्ति जनता दल बन गया, परिवार में टूट हो गई। असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही मैदान में थे, वो भी एक सनसनी क्रिएट करते हैं, एक खास करके एक कम्युनिटी में उनका बड़ा प्रभाव है, आप जानते हैं। तो इन सब कारणों से मुझे ये 4-5 फैक्टर्स मिलाकर, मौसम भी बड़ा सुहाना था, कोविड जैसा माहौल भी नहीं था पिछली बार की तरह, तो इन सब कारणों से मुझे लग रहा था कि एसआईआर के कारण 4-5% और अन्य कारणों से भी लगभग जो है 4-5% अगर होता है तो 57 से ये 65 तक जाना चाहिए, 8% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और मैंने 65% पोलिंग होगी फर्स्ट फेज के लिए मैंने कह दिया, फर्स्ट फेज के लिए मैंने कह दिया और 65% पोलिंग हुई। तो ये मैथमेटिक्स था, ये जो है देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर बारीक नज़र रखने का परिणाम था और ये मेरी निष्पक्ष दृष्टि और स्वतंत्र पत्रकारिता का परिणाम था। तो इन चीज़ों का परिणाम था। जब फर्स्ट फेज में 65% हो गया तो हमें लगा कि मेरा मैथमेटिक्स और सारा दृष्टिकोण जो है सही रास्ते पर है। तो सेकंड फेज के लिए मैंने कहा कि अब इस फेज में 3% और बढ़ेगा, 68% जो है जाना चाहिए इस बार। तो वो 68 to 69% के बीच में आप जानते हैं कि रहा। और उसका रीज़न ये था कि सेकेंड फेज में पिछली बार भी 2% ज़्यादा एक तो मतदान हुआ था, दूसरा मैंने आपको बताया कि सेकेंड फेज में सीमांचल जैसे इलाकों में वोटिंग थी, जो बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके हैं बहुत सारे, उनमें सेकेंड फेज में वोटिंग थी। और मैंने आपको बताया कि ये कितना पोलराइज्ड इलेक्शन था, घुसपैठियों का मुद्दा, एसआईआर और वोट चोरी का नैरेटिव। तो इन सब कारणों से और देश में एक वातावरण भी पिछले कुछ वर्षों में इस तरह का तैयार हुआ है जिसमें कि पोलराइज्ड इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। तो मैंने कहा कि अब 3% जो है इस फेज में और बढ़ेगा, तो 68% हमने कहा, जो कि 68 to 69% के बीच में रहा। ओवरऑल देखिए 67% समथिंग जो है इस बार टोटल पोल परसेंटेज रहा, जो कि पिछली बार की तुलना में हैदर 10% ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने कहा 4-5% आप दे दीजिए एसआईआर को, 4-5%, 6% आप इन सारे फैक्टर्स को दे दीजिए, प्रवासी, माइग्रेंट का मुद्दा, नई पार्टियां, रोजगार, युवा, महिलाओं का फैक्टर इस बार बड़ा काम किया। महिलाएं बिहार के चुनाव में हर बार 2010 ईस्वी से, आप ये याद रखिएगा कि ये ट्रेंड 2010 के पहले नहीं था, ये ज़बरदस्त एक हिस्टोरिक ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ। महिलाओं की जागरूकता कहिए इसको या जिस भी रूप में आप डिफाइन कीजिए, आज़ादी के बाद से 2010 ईस्वी तक भारत में जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के या बिहार में विधानसभा के, उन सब में
बिहार में महिलाओं का पोल परसेंटेज पुरुषों की तुलना में काफी कम रहा, सिग्निफिकेंटली कम रहा। लेकिन पहली बार 2010 में बिहार में महिलाओं का पोल परसेंटेज जो है पुरुषों की तुलना में ज्यादा हो गया। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं 2010 के विधानसभा चुनाव से, चाहे जितने भी लोकसभा चुनाव हुए 14, 19, 24, चाहे जितने भी विधानसभा चुनाव हुए 10, 15, 20, 25, सब में महिलाओं का पोल परसेंटेज पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि चूंकि बिहार के बहुत सारे पुरुष जो है माइग्रेंट वर्कर हैं, दूसरे राज्यों में चले गए हैं, इसलिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं का परसेंटेज वहां पर ज्यादा है। ये एक रीजन है हैदर भाई, लेकिन ये सही और मुकम्मल रीजन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि माइग्रेंट तो पहले भी थे, सबसे ज्यादा माइग्रेशन तो 90s में हुआ, जिस दौर को एनडीए के लोग कथित जंगल राज कहते हैं, क्योंकि बहुत हिंसा थी, जातीय दंगे थे, नरसंहारों की एक पूरी हिस्ट्री थी, अभाव भी था, आर्थिक संकट था, इतना बड़ा बजट नहीं होता था, तो माइग्रेशन तो उस दौर में भी था, लेकिन महिलाओं का पोल परसेंटेज कम होता था। तो महिलाओं का पोल परसेंटेज हिस्टोरिकली 2010 के इलेक्शन से बढ़ा। इस बार वो और भी ज्यादा बढ़ा ड्यू टू जीविका दीदी, चूंकि 10,000 रुपये का वो आ गया। और इसी वो में सर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य में, जो कह रहे हैं वो शब्दों को सुनिए क्योंकि ये चल रहा है, गरीब राज्य में 10,000 रुपए की रिश्वत दे दी गई और इसलिए महिलाएं निकल कर आ गई। ये बात का क्या जवाब है सर? देखिए, इस बात के दो पहलू हैं हैदर। मैं बहुत निष्पक्षता से यदि कहूं तो दो पहलू हैं। विपक्ष के लोग इसको रिश्वत कहते हैं जी, और इसलिए कहते हैं क्योंकि चुनाव से ये ठीक पहले दिया गया, तो उनका आधार भी इस ग्राउंड पे मजबूत बनता है कि अगर आपको इस तरह की स्कीम लानी है तो आप पहले ला सकते थे, चुनाव से ठीक पहले आप लेकर आए। और ऐसा बताया जा रहा है, मुझे कई लोगों ने बताया कि चुनाव अनाउंस होने के बाद भी कुछ महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। तो इस कारण से विपक्ष के लोग ये कहते हैं और उनका नैरेटिव भी स्टैंड करता है। लेकिन पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का हमारे देश में जो है पुराना इतिहास है। चूंकि ये एक समाजवादी लोक कल्याणकारी गणतंत्र है हमारा देश, हमारे देश की पूरी जो व्यवस्था है वो समाजवाद और लोक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है। तो सरकार जो है गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तरह तरह की महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती रही हैं, ये आप जानते हैं जी। तो इस नज़रिए से जब मैं देखता हूं तो इस सरकार की भी बात करें, नीतीश सरकार की भी बात करें 20 साल में, और केंद्र में मोदी की सरकार है उनकी भी बात कर लें, उससे पहले की सरकारें भी, मनमोहन सिंह मनरेगा जैसी योजनाएं लेके आए। तो सारी सरकारों ने देखो आम गरीब गुरबों को एम्पावर करने की जितनी उनकी सामर्थ्य थी, जितना उनका विजन था, उसके हिसाब से प्रयास किए हैं। और ये एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है कि हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर हम चौथे पांचवें दुनिया के मजबूत अर्थतंत्र दिखाई देते हैं। तो मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपने ये 10,000 वाली स्कीम क्यों लाई, बल्कि मैं इसको एक स्मार्ट स्कीम मानता हूं। क्योंकि ये स्कीम क्या है एक्चुअली इसको समझना पड़ेगा। इसकी टाइमिंग को लेकर जो सवाल है उन सवालों को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्कीम मुझे समझ में आई, क्योंकि ये जो है बेसिकली 10,000 रुपए यूं नहीं है कि मैंने आपको दे दिया। अगर जैसा सरकार ने बताया है, अगर उस तरह से है, तो अब क्या है कि मैंने 10,000 रुपए आपको सीड मनी के तौर पर दिया ताकि आपके पास हाथ में कुछ पैसे जाएं, आप जो भी करना चाहते हैं छोटा मोटा काम अपने एम्पावरमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए आप कुछ करें, कोई बकरी खरीदे, मुर्गी खरीदे, जो भी करना हो, कोई एक ठेला लगाए, कोई एक दुकान चलाए, जो करना हो उसको, तो 10,000 रुपए में एटलीस्ट आप जो है शुरुआत कर सकें। अब आपका हाथ खाली नहीं है। अब क्या है कि हम रिव्यू करेंगे और आपको 2 लाख रुपए तक और हम लोन आपको दिलवाएंगे बैंकों से। अब जो लोन आएगा वो बैंकों के जरिए आएगा, और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, पैसे का सदुपयोग किया है, जिनका काम इस तरह का है कि सरकार को लगे कि ये 2 लाख रुपए डुबा नहीं देंगे, उन लोगों को ये लोन देंगे। तो बेसिकली ये देखो एक एम्पावरमेंट की अच्छी स्कीम मुझे लगी। अब इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है, तो वो सवाल तो रहेंगे क्योंकि लोकतंत्र है,
चुनाव है, अगर इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो सवाल मैं एक तरह से वाजिब मानता हूं। लेकिन महिलाओं का जो मोबिलाइजेशन हुआ, महिलाओं की जो एकजुटता हुई नीतीश सरकार की वापसी के लिए, इसमें एक कैटलिस्ट का काम इस 10,000 रुपये ने किया, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी मानता हूं कि महिलाओं की ये एकजुटता नीतीश कुमार की सरकार को रिपीट करने के लिए केवल इसी के कारण से नहीं है। उसका कारण क्या है कि 20 साल का इतिहास नीतीश कुमार का और 11 साल का इतिहास मोदी सरकार का, इन लोगों पर आप चाहे जितने भी आरोप लगा लें, लेकिन आप इस फैक्ट से, तथ्यों से इनकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के सबलीकरण के लिए इन दोनों सरकारों ने, राज्य की और केंद्र की, इन दोनों ने बड़े बड़े काम किए हैं। नीतीश सरकार आई 2005 में, सबसे पहले इसने लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया स्कूलों में, वो बिहार में एक बड़ी क्रांति मानी गई। हम लोग उन दिनों एनडीटीवी में थे, आपको याद होगा, एनडीटीवी ने भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स की और कहा कि देखो बिहार में कितनी बड़ी क्रांति आ गई, हमारी बेटियां जो है साइकिल से स्कूल जा रही हैं बड़ी संख्या में, उनको पोशाक दी गई। वो एक तरह की ड्रेस पहनकर जब हमारी बेटियां जा रही थी स्कूल, तो हम सब लोगों ने उस दौर में क्रांति माना था, उसको आप याद कीजिए। तो वहां से नीतीश कुमार ने देखो शुरुआत की। उसके बाद पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, बिहार की पुलिस सेवा में महिलाओं को आरक्षण, आप देखो। उसके बाद आप देखो तरह तरह की योजनाएं, मातृत्व के लिए पैसे, लड़कियां जो है मैट्रिकुलेशन पास कर रही हैं तो उसको इंसेंटिव दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं ताकि और मोटिवेट होकर आगे पढ़ें, इंटरमीडिएट के बाद पैसे दे रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली बेटियों को पैसे दिए जा रहे हैं, और वो रकम भी कम नहीं है, ठीक ठाक रकम है। कहीं किसी लेवल पर वो 25,000 है, किसी लेवल पर 50,000 रुपये भी है। तो आप सोचिए कि इन सारी बेटियों बहनों के खाते में इस तरह के पैसे अलग अलग कारणों से, अलग अलग स्कीम के तहत पहले से जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या हुई, मैंने आपको बताया कि 2010 से हिस्टोरिकली एक महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में भी जो अपलिफ्टमेंट दिखाई दिया, उसका कारण केवल ये नहीं था कि महिलाओं पर कानून व्यवस्था के हालात बिहार में बहुत सुधर गए। आप हैदर इस बात को मान लीजिए कि जब भी किसी समाज में कानून व्यवस्था के हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाएं घरों में बंद हो जाती हैं, और जैसे ही कानून व्यवस्था के हालात सुधरते हैं, महिलाएं अधिक आज़ादी महसूस करते हुए घरों से बाहर आती हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब मैं खुली हवा में सांस ले सकती हूं, तो वो जाती हैं। तो 2005 के बाद नीतीश सरकार के दौरान कानून व्यवस्था के हालात सही हुए, बेहतर हुए, अपराध हर समाज में हो रहे हैं, और जो अभी हो रहे हैं मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं, और बेहतर होना चाहिए। अस्पताल में दिन दहाड़े जाकर जो है गोली मार दी जा रही है, पटना में चौक चौराहे पर गोली चल जा रही है, राज्य के अलग इलाकों में गोली चल जा रही है, ये सारी घटनाएं हो रही हैं और मैं इनको कंडेम करता हूं। और कानून व्यवस्था के हालात पर सुधार करने पर और काम किया जाना चाहिए, मैं इस बात पर बल दे रहा हूं और एक नागरिक के रूप में अपेक्षा भी रखता हूं और मांग भी करता हूं। लेकिन तुलनात्मक रूप से जो 1990 से 2005 का दौर था, 2005 से 25 के बीच में तुलनात्मक रूप से लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, तो महिलाएं बाहर निकली। तो इन सब कारणों का देखो कहीं ना कहीं असर होता है। फिर शराब के कारण महिलाएं परेशान थी, पति शराब पीते थे, पैसे उड़ा देते थे, बर्बाद कर देते थे, महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित होती थी, पिटाई होती थी, बच्चे बर्बाद हो रहे थे। नीतीश सरकार ने खुद भी जो है अपने फर्स्ट हाफ में शराब को बहुत प्रोत्साहित किया, गली गली में शराब की दुकानें खुलवा दी, महिलाओं की तबाही और बढ़ गई। हम लोगों ने आलोचना की, बिहार में बड़े आंदोलन हुए। उसके बाद नीतीश सरकार जब आई 2015 में, उसने शराबबंदी लागू की। तो शराबबंदी लागू की तो उसका भी महिलाओं पर सकारात्मक असर पड़ा। लोग शराबबंदी की आलोचना करते हैं, मैं भी आलोचना करता हूं, क्योंकि वो सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं कभी ये नहीं कह सकता कि शराबबंदी हटा दो, इसके बावजूद कि देश के दूसरे राज्यों में ये नहीं है, गुजरात को छोड़कर। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, करना चाहिए। बुराई जितनी भी है समाज में, उनको तो खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। अब शराबबंदी सफल नहीं हो रही है, इसके कारण शराबबंदी हटा देंगे, क्या मतलब? उसको सफल बनाओ, सब मिलकर सफल बनाते हैं, पूरा समाज, सारे राजनीतिक दल, प्रशासन, नागरिक, सब लोग मिलकर उसको सफल बनाने के लिए काम करते, तो महिलाओं को देखो बड़ी राहत मिली। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण महिलाएं नीतीश सरकार के पक्ष में लामबंद हुई। ऊपर से केंद्र की भी योजनाएं आ रही थी, उज्ज्वला योजना, महिलाओं को सिलेंडर मिले, जनधन योजना, पुरुषों के बैंक खाते थे, महिलाओं के खाते ही नहीं थे, महिलाओं के खाते खुले, उनके खाते में पैसा आने लगा। आप देखो शौचालय योजना, सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं की सॉल्व हुई। बेचारी जो है अंधेरा छटने से पहले शौच करने के लिए जाती थी खुले में, फिर शाम हो जाती थी, अंधेरा छा जाता था, उसके बाद शौच करने के लिए खुले में सोचो कितनी परेशानियां होती थी। और क्राइम के
जब आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को खंगालेंगे और पुराने अखबारों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल शौचालय नहीं होने के कारण महिलाओं के साथ कितने सारे अपराध होते थे, रात के धुंधलके में, इस तरह की चीजें। तो बड़े काम हुए। देखो, मकान एक एक आदमी को दिया जा रहा है, जो भी अक्रॉस, मतलब इस सरकार पर ध्रुवीकरण के भी आरोप हैं, सांप्रदायिकता के भी आरोप हैं। लेकिन एक बात इस सरकार में मैं एक्सेप्ट करता हूं और अप्रिशिएट भी करता हूं कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं, चाहे वो मकान देने का हो, बिजली देने का हो, पानी देने का हो, शौचालय देने का हो, उसमें इन्होंने जाति, धर्म, लिंग भेद नहीं किया है, सबको दिया है, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको। तो इन सारी चीजों का देखो असर हुआ है। और हैदर भाई, महिलाएं सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, यहां तक कि जहां तक मेरी समझ है और मेरी जानकारी है, इवन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी, जिनको भाजपा का, एनडीए का धुर विरोधी माना जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी सारी महिलाएं तो नहीं, लेकिन महिलाओं का एक पॉकेट है जो बिहार में जेडीयू को, बीजेपी तो मैं नहीं कह सकता, बट जेडीयू को वोट देता है इनकी नीतियों के कारण। और जो 3 तलाक इन्होंने खत्म किया, उसके कारण कुछ महिलाएं जो उस तरह की, जिनका परसेंटेज बहुत कम है, बट जो पीड़ित थी महिलाएं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी अपने धार्मिक सिस्टम में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में, ऐसी कुछ महिलाएं हैं, मुझे जानकारी है, ऐसी कुछ महिलाओं ने मुझे बताया है, वो बीजेपी को वोट देती हैं। तो कुल मिलाकर जो है, महिलाओं की जो ये लामबंदी आपको दिखाई देती है, ये इसका एक बड़ा कारण है, ये 10,000 रुपया, लेकिन ये सारा कारण नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी ये समीक्षा कर रहे हैं, मुझे वो एक पक्षीय समीक्षा लगती है और ये मुकम्मल समीक्षा नहीं लगती है। अधकचरी समीक्षा करके विपक्ष के लोग कभी भी सत्ता में ऊंचाई पर नहीं जा सकते, बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ईमानदार होना होगा, जो सामने है उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करना होगा और आपको अपनी कमियों पर विचार करना पड़ेगा। आप सामने वाले की अच्छाइयों को दरकिनार करके आप केवल उसकी बुराई ढूंढते रहें और आप अपनी कमियों को दरकिनार करके आप अपने को केवल अच्छा बताते रहें, इससे आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज बढ़ने में मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का बड़ा योगदान रहा है हैदर भाई। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो अभी बात हो रही है वो कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुई है, ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। ये वोट चोरी को आप किस तरह से समझते हैं, क्योंकि आप बिहार से भी ताल्लुक़ रखते हैं, पत्रकार से भी करते हैं, ये क्या है, इसको ज़रा दर्शकों को हमारे समझाइए चीज़ों को। देखिए, ये जो है वोट चोरी का जो मुद्दा है, शब्द और टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी में पुराना है। आज उसको वोट चोरी कह रहे हैं, कभी बूथ कब्जा था, कभी जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं उनको बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। तो वोट चोरी देखो हमारे देश में लंबे समय से होती रही है और ये एक सच्चाई है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस देश में वोट चोरी नहीं होती है। अब सवाल है कि एसआईआर को से जो वोट चोरी को लिंक किया जा रहा है, क्या वो सच है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे वोट चोरी को लिंक करना शायद एमेच्योर होगा और कम से कम इसका तार्किक आधार नहीं मिल पाया। बिहार में राहुल गांधी जी आए, उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की, बहुत बड़ी लामबंदी भी हुई। हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी अगर वो यात्रा नहीं करते तो क्या होता, राहुल गांधी की यात्रा के कारण क्या प्रभाव पड़ा। आमतौर पर विपक्ष के लोग ये कह सकते हैं कि विपक्ष ने आंदोलन किया, उसके कारण जो है जो वोट चोरी होने वाली थी वो वोट चोरी रुक गई। विपक्ष के लोग अगर इसका क्रेडिट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन फाइनली हमने ये देखा अंत में कि लोग नहीं आए ये क्लेम करने के लिए कि मेरा वोट कट गया है। और भाजपा ने भी जिस तरीके से एक ध्रुवीकरण के लिए घुसपैठियों और इन सारी चीज़ों का मुद्दा उठाया था कि बांग्लादेशी आ गए हैं, फलां आ गए हैं, ढिमका आ गए हैं और भारत के नागरिक नहीं हैं, एटलीस्ट मुझे चुनाव आयोग ने जो लास्ट में सूची जारी की उसमें इस तरह का कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया कि नागरिकता के नाम पर, किसी की विदेशी पहचान के नाम पर किसी को घुसपैठिया बताकर किसी का वोट हटाया गया हो, ऐसा मुझे नहीं दिखा। और बिहार में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भैया मेरा नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें ऊपर चुनाव आयोग बैठा हुआ है, नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है
उसके नीचे जो है BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं, और उनके नीचे जो है बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये पूरा जो है एक पारदर्शी जो है सिस्टम है, जिसमें चुनाव आयोग केवल ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी नहीं है, यहाँ नीचे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी हैं जो राजनीतिक दलों के द्वारा ही वहाँ पर भेजे गए हैं। इसमें भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, JDU के भी हैं, और AIMIM के भी हैं, और जनशक्ति जनता दल के भी हैं, सब हैं। तो सबको लोकतंत्र में अगर वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है तो ये तो यज्ञ है, सबको मिलजुल कर भागीदारी देनी चाहिए। जिस वक्त गड़बड़ हो रही है उस वक्त बोलना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी यदि मुद्दा उठाते हैं, विपक्ष के लोग यदि मुद्दा उठाते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक पर्सन होने के नाते मैं उस मुद्दे को गंभीरता से लेता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि यदि कहीं पर भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो उस गड़बड़ी को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही ये भी मानता हूं हैदर भाई कि समय रहते सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने का क्या मतलब है। अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, 2-2 फेज के चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, अभी तक लोग वो सामने नहीं आए जो ये क्लेम करें कि हमारा वोट काट लिया गया। अब यदि 1 साल के बाद राहुल गांधी जी एक प्रेजेंटेशन देंगे कि देखो बिहार में जो है 25 लाख लोगों के वोट काट दिए गए थे और इस तरह से लोग जो है 35 लाख लोगों को घुसा दिया गया था, तो मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। मैंने कहा कि लोकतंत्र में शुद्धिकरण, शुद्धता बहुत जरूरी है, और लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम तो होगा। चुनाव बीत गया, 1 साल के बाद अब विधानसभा काम करने लगी, सरकार काम करने लगी, 1 साल के बाद आप उसकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। समय रहते उठाइए, बिल्कुल, है ना। आज का काम मुझे आज करना चाहिए ना, आज का काम मैं 5 साल के बाद करूंगा, कैसे काम चलेगा दोस्त। तो मेरा ये कहना है कि इन सारी चीज़ों पर विपक्ष भी विचार करे, सत्ता पक्ष भी विचार करे। चुनाव बहुत अच्छा हुआ बिहार में इस बार, ये मैं ज़रूर कहूँगा, और न्यूट्रल होने के नाते कहूँगा, कोई हिंसा नहीं हुई, सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। एक जो है दुर्घटना, वो गलत टेस्ट में वो चला गया जहाँ पर वो मोकामा में एक हत्याकांड हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूँ। इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है पहले जो चुनावी हिंसा हुआ करती थी, मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर बम फटा करते थे, गोलियां चला करती थी, अखाड़ा बन जाता था। अब बड़ा पीसफुल देखो चुनाव हुआ, और जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसको हमें अप्रिसिएट करना चाहिए, जो चीज़ें गलत हो रही है उसको एक सकारात्मकता के साथ, एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के साथ दूसरों की कमियों को भी पॉइंट आउट करें, अपनी जिम्मेदारी को भी समझकर उसमें योगदान दें। अभिरंजन जी, एक ना वोट परसेंटेज को भी समझाइए। अभी एक मुद्दा चल रहा है कि RJD का 23% रहा है, उसको इतनी सीटें मिली हैं, BJP का 20% है, उसे इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो इसको कैसे दर्शक समझें? बिल्कुल, इसको वो लोग उठा रहे हैं जो मैथमेटिक्स नहीं जानते, और मैं इसीलिए कहता हूं कि कम से कम मैट्रिकुलेशन तक तो सबको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। अब RJD ने 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उनको 23% वोट आए। भारतीय जनता पार्टी ने 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उनको 20.08% वोट आए। अब आप इसको इसी रूप में समझ लीजिए कि एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर 143 नंबर का है, उसमें वो 23 नंबर ला रहा है। एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर 101 नंबर का है, उसमें वो 20.08 नंबर ला रहा है। अब आप बताइए किसका परसेंटेज ज्यादा हुआ। उस हिसाब से जो 101 में 20.08% ला रहा है बच्चा, उसका 143 का अगर उसका पेपर होता क्वेश्चन पेपर, तो उसके तो 29 मार्क्स हो जाते, 29 मार्क्स हो जाते। RJD का जो है उस 143 सीटों पर 23% ही है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि चुनाव में RJD अलग, भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं लड़ रहे थे। चुनाव में 2 गठबंधन लड़ रहे थे। एक गठबंधन ऐसा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड था, लोक जनशक्ति पार्टी थी रामविलास, और जीतन राम मांझी की पार्टी थी, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। ये 5 पार्टियां थी जिनको ये 5 पांडव कह रहे थे। इन 5 पार्टियों का गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। BJP, JDU, हम, रालोमो, लोजपा, ये इंडिपेंडेंटली चुनाव नहीं लड़ रहे थे। सिमिलरली एक दूसरा गठबंधन था जिसमें राष्ट्रीय जनता दल था, कांग्रेस पार्टी थी, 3 कम्युनिस्ट पार्टियां थी, और एक जो है मुकेश साहनी की पार्टी थी, और एक नए आए हैं IIP, जो पान समाज की, तत्माताती समाज के लोगों की पार्टी है, वो पार्टी आई है। ये सारी पार्टियां उनमें थी। तो इधर एक गठबंधन लड़ रहा था, इधर एक गठबंधन लड़ रहा था।
इंडिपेंडेंटली दो पार्टियां नहीं लड़ रही थी, ये सारी पार्टियां अलग अलग नहीं लड़ रही थी। ये दर्शकों को और नागरिकों को जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा कि मेरी फाइट आपसे हो रही है तो मैं आपसे ताकतवर हूं, तो मुझे आपसे जीत जाना चाहिए। लेकिन मेरे तरफ ये 3 लोग हैं और भी, और आप उधर जो है 2 लोग हैं, और हम 3 लोगों की ताकत, आप 2 लोगों की ताकत से अलग हो रही है, तो मैं जीतूंगा ना, आप नहीं जीत पाएंगे। तो जो इधर एनडीए बना उसने एकजुटता से चुनाव लड़ा, सारा एनडीए इस बार जबरदस्त एकजुटता से लड़ा, मतलब बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर चुनावी गठबंधन तुमको बनाना है तो इसी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। अपोजिशन के लोगों को सीखना चाहिए। इतनी सारी अफवाहों के बीच भी जेडीयू का 100% वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी और अन्य सहयोगी पार्टियों में, बीजेपी का 100% वोट ट्रांसफर हुआ जेडीयू और अन्य सहयोगी पार्टियों में। पिछली बार जो लोजपा आर अलग लड़ा था और लोजपा चिराग पासवान की पार्टी, इस बार वो भी एकजुटता से लड़ा, उसके भी वोट ट्रांसफर हुए हैं जेडीयू को, और जेडीयू के वोट ट्रांसफर हुए लोजपा को, इक्का दुक्का सीटों को छोड़कर। अपवाद हर जगह होते हैं क्योंकि वो कैंडिडेट्स पर भी निर्भर करता है। तो इस एकजुटता का परिणाम ये हुआ कि एनडीए का वोट परसेंट 46.5% हो गया टोटल। आप केवल भाजपा के वोट परसेंट को 20% कह के अगर कहेंगे और केवल आरजेडी के वोट परसेंट को 23% कह के कहेंगे तो ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो मैथमेटिक्स के बेसिक सिद्धांत का हनन हो गया और नासमझी हो गई। तो इधर 46.5% एनडीए को वोट मिले और उधर जो है 38% 38%, सॉरी 38% भी नहीं, 37.9%, 37.9%, 38% आप उसको मान लीजिए। तो एनडीए की तुलना में महागठबंधन को 8.5% वोट कम पड़े। इस बात को समझना चाहिए हम लोगों को कि एनडीए की तुलना में 8.5% वोट कम पड़े हैं महागठबंधन को। एनडीए 46%, महागठबंधन 38% से कुछ कम। तो ये जब आप दोनों को रखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये परिणाम क्यों आया, ये परिणाम क्यों आया। आप 2 पार्टियां अलग अलग थोड़े चुनाव लड़ी हैं, आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी थोड़े अलग अलग सामने लड़के चुनाव लड़ी हैं। सारी पार्टियां 2 गठबंधन लड़े हैं, उसमें दोनों की ताकत आप तौलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ये तो देखो कोई विवाद करने की बात नहीं है। ये विवाद वही लोग उठा रहे हैं जो अपने या तो समझ नहीं रहे या जिनको अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है, जिनको अपनी कमियों को ढकना है, जिनको आई वॉश करना है ताकि असंतोष न फैले, ज़्यादा हम पर सवाल न उठाए जाएं। तो इस तरह की बातें की जा रही, इनका कोई मैथमेटिकल, कोई रीजनल, कोई आधार नहीं है इन सब चीज़ों का। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, उसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। सर एक चीज़ ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि अभी आजकल आप भी सोशल मीडिया देख रहे होंगे, अचानक बताया जा रहा है कि भाजपा ऐसे चुनाव लड़ती है, उसके ये नेता आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, पूरा ये आ जाता है। फिर ये भी एक भी मुद्दा उठाए गए थे, पहलगांव की घटना हुई, मोदी जी बिहार में भाषण दे रहे हैं, फिर हुआ, सब चीज़ों को इस तरह से किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या जो लोकल वोटर होता है उस पर कुछ असर करती है, या जो कार्यकर्ता जो काम कर रहा है वो कि बाहर से आ गया कि आप मैं आ गया और मैंने कहा कि आप इसको वोट दे दो, ये कर दो, तो इसका क्या सच्चाई होती है? देखिए, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, और उनमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ जो है लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली बातें भी होती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ताकत है कि केंद्र में उसकी सरकार है, उसके पास इतने सारे मंत्री हैं, इतने सारे राज्यों में उनकी सरकार है, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, उन सभी राज्यों में मंत्री हैं, इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, तो यह उसकी ताकत है। बिहार में चुनाव हो रहा है, कल को यूपी में चुनाव होंगे, कल पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, तो जिसके पास जो ताकत है वो उस ताकत का इस्तेमाल करेगा। ये अनफेयर नहीं है। आपके पास ताकत नहीं है तो आप अपनी ताकत को बढ़ाने पर काम कीजिए। यदि आपके पास भी ताकत होगी तो आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता कि किसी भी बैटल में जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। तो इनके पास वो ताकत है, मैं इसमें कुछ अनफेयर नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कोई अनफेयर चीज़ की जाती है जिससे कि इलेक्शन प्रभावित हो सकता है,
गलत तरीके से। जैसे कि लोग सवाल उठाते हैं कि फर्स्ट फेज में यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, उसी के बगल वाली एक सीट पर जाकर मोदी जी जो है रैली कर रहे हैं। अब टेक्निकली आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो उन इलाकों में भाषण नहीं दे रहे हैं जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, वो एक बगल की सीट पर भाषण दे रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि उसके कारण प्रभाव पड़ रहा होगा, माना जा सकता है, परसेप्शन बनाया जा सकता है। टेक्निकली आप इसको गलत भी नहीं कह सकते, मोरली आप नैतिक प्रश्न उठा सकते हैं। अब उसमें भी क्या हो गया है कि अब ये सोशल मीडिया का और मीडिया का जमाना है। अगर अलग अलग फेजेज में इलेक्शंस होंगे तो ये समस्या फिर आएगी। मैंने जैसे कहा कि ये मोरली गलत हो सकता है कि एक फेज में यहां पर इलेक्शन हो रहा है, बगल में मोदी जी भाषण दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं इसी का दूसरा पहलू ये बता रहा हूं कि जब 2 फेज में, 3 फेज में, 4 फेज में देश में इलेक्शन होने लगे हैं तो आप इस चीज को रोकेंगे कैसे? क्योंकि इधर तो चुनाव प्रचार बंद हो गया है, वोटिंग हो रही है, लेकिन जो दूसरे तीसरे फेज में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर तो चुनाव प्रचार जारी है। वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप कैसे बाधित करेंगे? वहां पर किसी पार्टी को, किसी नेता को आप प्रचार करने से कैसे रोकेंगे, किसी उम्मीदवार को? तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वहां की जनता का और वहां के जो राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो दोनों पहलू होते हैं। ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि दी गई सुविधा का वो कितना यूज करते हैं और कितना मिसयूज करते हैं। हर मिसयूज को भी हम कानून के दायरे में नहीं ला सकते, हर मिसयूज जो है गैर कानूनी नहीं होता, लेकिन अनैतिक हो सकता है। तो ये राजनीतिक पार्टियों की, नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो सोच समझकर सारी चीज़ों को करें। लेकिन अलग अलग फेजेज में इलेक्शन होगा तो मैं कहता हूं कि हम ये सवाल उठा सकते हैं कि मोदी जी यहाँ पर चुनाव वोट गिर रहे हैं, बगल वाली सीट पे आप भाषण दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी के पास आज इतने संसाधन हैं, वो संसाधन राहुल गांधी जी के भी पास हैं कि वो वहाँ पर भाषण ना दे, वो दिल्ली में भाषण दे दें। वहाँ तो कोई चुनाव नहीं हो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको भाषण देने से कौन रोक सकता है? वो भाषण दे दें, वो ऐसी बातें करें, वो सीधा वोट देने की अपील ना करें, लेकिन ऐसी बातें करें जिससे उन जगहों के मतदान पर फर्क पड़ सकता है। अब तो भौगोलिक दूरियां मिट गई है ना, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में एक जगह पे घटना होती है, पूरा हिंदुस्तान उसको देखता है रियल टाइम में, पूरा हिंदुस्तान उस पर रियल टाइम में चर्चा करता है। तो आप इस चीज को कैसे रोकेंगे हैदर? तो मैं इसीलिए ये कहूंगा कि ये पार्टियों की, राजनीतिक दलों की और नेताओं की नैतिकता पर मैं छोड़ना चाहूंगा। किसी इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी नहीं है संवैधानिक रूप से कि वो आपको इस तरह की भाषणबाजी करने से रोक सके, जबकि चुनाव प्रक्रिया चालू है और प्रचार करने की स्वतंत्रता जारी है, आप नहीं रोक सकते। जी सर, एक चीज़ ये भी समझाइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये तरह के 25 से 30 नीतीश पूरा काल नहीं करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा, और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना दी जाएगी। तो इसकी क्या संभावना लग रही है कि ये सिर्फ एक विपक्ष का ही बात है चीज़ों का? इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ शिंदे जी के साथ, शिंदे जी टूट कर आए थे शिवसेना से और उन्होंने उस वक्त जो है बार्गेन किया, एक संख्या बल तैयार हुआ और उसमें वो चीफ मिनिस्टर बने। शिंदे जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई 35 साल पुराना, 30 साल पुराना अलायंस नहीं था। इस बात को समझना जरूरी है। बात करें हम लोग तो लॉजिकल बातें करें। फिर क्या हुआ कि शिंदे जी की सीटें बहुत कम हो गई। जब रिजल्ट आए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चंद सीटें पीछे रही और अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर उसके पास बहुमत से काफी ज्यादा आंकड़ा हो गया। शिंदे जी की अपनी सीटें काफी कम थी, तो शिंदे जी उस समीकरण में नहीं आए, उनको नहीं बनाया गया। शिंदे जी नीतीश कुमार नहीं थे जिनके साथ 30 साल पुराना अलायंस चल रहा है, और शिंदे जी नीतीश कुमार की तरह जो है अपने राज्य में लोकप्रिय जननेता भी नहीं थे जो 20 साल से देश की, राज्य की राजनीति पर होल्ड कर रहा हो, जिसके पीछे इतने फॉलोअर्स हों। और शिंदे जी नीतीश कुमार की तरह का व्यापक जनसमर्थन भी नहीं जुटा पाए थे। अब इस बार आप कहते हैं और लोग कह रहे हैं भाजपा को 89 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें हैं, सिर्फ 4 सीटों का फासला है।
नीतीश कुमार के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हुए चुनाव लड़ा गया। विपक्ष सवाल उठाते हैं कि नहीं किया गया, ये किया गया, लेकिन किया गया। एक तो और नीतीश कुमार एनडीए के स्वाभाविक जो है नेता है, उनका कोई विकल्प नहीं है उसमें। तो ये बात कहीं से भी मुझे नहीं लगती कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा को इस वक्त हिचक है। और नीतीश कुमार जी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी राज्य में स्थिर सरकार बना भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी नीतीश कुमार को छोड़कर एनडीए के सारे अलायंस पार्टनर को मिलाकर 117 विधानसभा सीटें होती हैं। बहुमत के लिए सरकार के लिए चाहिए 122, बाकी 5 सीटें लेने के लिए उसको कांग्रेस पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को लाना पड़ेगा, आईआईपी के एक विधायक को लाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक को लेना पड़ेगा, 2 विधायक किए हुए, कांग्रेस की 6 सीटें, उसमें से तोड़ के आपको 3 या 4 लाना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके आप बना पाएंगे। तो 5 सीटों के लिए आपको तोड़फोड़ करनी पड़ जाएगी। और उसके बाद आप 122 जहां मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वहां पर आप 122-23 लेकर ही कंफर्टेबल और स्थिर सरकार तो नहीं चला सकते। तो स्थिर सरकार चलाने के लिए आपको थोड़ी मेजॉरिटी से ज़्यादा अच्छी संख्या में सीटें चाहिए होती है। दूसरा क्या है, जिस साथी को आप 30 साल से साथ लेकर चले हैं, उसका भी अपना एक वोट बैंक है। वो वोट बैंक आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो कनेक्टेड है आपके साथ, वो आपको ब्लाइंडली वोट कर रहा है, उसका वोट आपके पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है। तो कोई भी राजनीतिक दल केवल इस कारण से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार का सारा वोट बैंक जो है चला जाए और एनडीए को, भाजपा को वोट न करे। तो मुझे ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है इन सारे कारणों से। और नीतीश कुमार एक ट्रस्टेड फेस हैं। नीतीश कुमार जैसा चेहरा अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त बिहार में है भी नहीं। तो नीतीश कुमार जी को तो इस वक्त तो वो मुख्यमंत्री बना ही रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी जब तक स्वस्थ रहेंगे और जब तक वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान रखेगी। और उनको जब वो अस्वस्थ हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि शरीर है, मनुष्य है, शरीर है, एक दिन तो सबको रिटायर होना ही है, हम चाहे न चाहे हम सबको रिटायर होना है। तो जब नीतीश जी का शरीर काम नहीं करने लगेगा, उनको खुद भी लगेगा, उनकी पार्टी के लोगों को भी लगेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लगेगा। तो मुझे लगता है कि इन लोगों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त है, मतलब इस वक्त मुझे लगता है कि पिछले 30 साल में सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग एनडीए के अंदर है। 2010 में भी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, 2010 में भी इतनी बम्पर सफलता मिली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो है दोनों पार्टियों में खटपट चलती रहती थी उस दौर में भी। लेकिन इस वक्त जो है सारे वाद विवाद दूर है, दोनों में बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, दोनों पार्टियों के वोट एक दूसरे को मजबूती से ट्रांसफर हुए हैं। तो जब तक नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, इस चुनाव में उन्होंने अपनी सक्रियता प्रमाणित की है, 70-75 या उससे भी ज़्यादा रैलियाँ उन्होंने की हैं चुनाव में, बारिश में भी पैदल चल के उन्होंने रैली में हिस्सा लिया है। तो जब तक वो स्वस्थ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान रखेगी, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। जब वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग अपने अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर एक सम्मानजनक रास्ता निकालेंगे नीतीश कुमार जी की विदाई का, और फिर नया नेता किसको चुना जाए इस चीज के लिए ये निकालेंगे। ये हो सकता है कि 2030 में आए ये लम्हा, हो सकता है कि 2030 के पहले आ जाए, हो सकता है 27 में आ जाए, 28 में आ जाए, अगले साल आ जाए, 3 साल के बाद आए, क्योंकि शरीर है, कोई जानता नहीं है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। नीतीश जी का मन कब तक काम करने को करेगा, कब उनको लगेगा कि अब नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन इसको इस रूप में चर्चा करना भी मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो 20 साल से मुख्यमंत्री है बिहार के अंदर, कहीं से उसके स्वास्थ्य का अनादर करना है, मखौल उड़ाना है। और इन चीज़ों पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, वो अपने पैरों में कतई कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेंगे। तो नीतीश कुमार जी अभी स्वस्थ रहने तक निर्विवाद रूप से, निर्बाध रूप से मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के। सर, बिहार की राजनीति में आप एलजेपी को कैसे देखते हैं? चिराग पासवान को अपने आप को हिंदू दलित नेता बताते हैं, बीजेपी का हनुमान बताते हैं और बिहारी फर्स्ट बताते हैं। तो आने वाले वक्त में, या अगर नीतीश जी का कुछ स्वास्थ्य का हुआ तो उनकी क्या पोजीशन होगी, इस पर भी थोड़ा सा समझाइए। चिराग पासवान देखिए एक युवा चेहरा है, लोकप्रिय भी है बिहार में वो,
उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी किया है, लेकिन उनकी बहुत सारी सीमाएं भी हैं। उनकी पार्टी भी बहुत सारी परिवारवादी पार्टियों की तरह एक परिवारवादी पार्टी ही मानी जाती है, जिस पर एक परिवार का मुख्य रूप से नियंत्रण है और उसके इर्द गिर्द जो है उसका ताना बाना है। दूसरी चीज़ क्या है कि चिराग पासवान पावर ब्रोकर की तरह से अभी तक की राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि आप एक गठबंधन में 20, 25, 30 सीटों के लिए बार्गेन करते हैं, लेते हैं, लड़ते हैं। लोकसभा में 4, 5, 6 सीटों पर आप लड़ते हैं। इतनी सीटों पर लड़के और इतनी सीटों में से सारी सीटें जीतकर भी आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इस बात को सबको समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अब डेस्परेटली ये चाहती है, ये नीतीश कुमार जी को ही अभयदान मिला हुआ है कि वो जब तक स्वस्थ रहेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे, उनका सम्मान रखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब डेस्परेटली चाहती है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा भी है, राज्य में दिख ही रहा है चुनाव परिणामों से भी। तो चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। या तो चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, जैसे सम्राट चौधरी किसी अन्य पार्टी में थे, अन्य पार्टियों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आत्मसात किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आत्मसात किया, उप मुख्यमंत्री उनको बनाया। चिराग पासवान जी यदि अपनी पार्टी का विलय करा लें भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान यदि पावर ब्रोकर की तरह एनडीए के अंदर सीटों की बार्गेनिंग करते रहे, 20, 25, 30 विधानसभा सीटों पर, 4, 5, 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते रहे, तो वो अगले 7 जन्मों तक बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसको कोई भी अनुचित रूप में न ले। ये मैं एक राजनीतिक सच्चाई बता रहा हूं, व्यावहारिक सच्चाई बता रहा हूं। इसको चिराग पासवान जी भी समझें और मुझे लगता है दर्शक भी समझेंगे। सर, आपके मैं पोस्ट पढ़ रहा था तो आप पीके के बारे में बहुत पूछते थे कि भाई उनके कैंडिडेट को कोई जानता है, तो आपने अब पूरा चुनाव हो गया है और क्या उनकी स्थिति रही है वो भी सबके सामने आ गई और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। तो अब आप किस तरह से उनका देख रहे हैं, जन स्वराज पार्टी और पीके का? हैदर, पीके के बारे में मेरी जो है मिक्स्ड मेरा रिएक्शन है। मेरे मन का एक कोना कहता है कि मुझे पीके से सहानुभूति रखनी चाहिए, बिकॉज बिहार में जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी कम करप्शन नहीं है। बहुत सारे तो आपराधिक चरित्र के उम्मीदवारों को वो उतार देते हैं मैदान में। अभी भी जो 243 जीत के आए हैं, इन 243 में मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में करीब 125 या उससे भी ज़्यादा आपराधिक चरित्र के और दागी जैसे लोग हैं जिन पर कई सारे मुकदमे हैं। तो बिहार के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों का दामन, जो स्थापित पार्टियों का दामन है, वो कम दागदार नहीं है। ठीक है कि यही राजनीतिक पार्टियां हैं, यही गठबंधन है, इन्हीं के बीच में चुनाव हो रहा है तो उलट पुलट करके यही लोग सत्ता भोगते हैं, यही लोग विधायक सांसद बनते हैं, लेकिन इनकी छवि भी बहुत साफ सुथरी नहीं है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति आता है, नई राजनीति की बात करता है, व्यवस्था बदलने की बात करता है, राजनीतिक शुचिता की बात करता है, तो मेरे मन का एक कोना कहता है कि मुझे उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। लेकिन सहानुभूति किस ग्राउंड पर रखें, उन ग्राउंडों का भी तो परीक्षण करना पड़ेगा। तो वहां पर जब मैं जाकर समीक्षा करता हूं तो मुझे जो प्रशांत किशोर का पूरा व्यक्तित्व और पूरा इतिहास और पूरा उनका जो इस चुनाव में व्यवहार रहा है, तौर तरीका रहा है, उन चीज़ों से मुझे असंतोष भी होता है। अब प्रशांत किशोर जी के बारे में ये तो फैक्ट है कि वो एक राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। अलग अलग राज्यों में घूमकर उन्होंने अलग अलग पार्टियों को सलाहें दी हैं, और आजकल किस तरह की सलाहें होती हैं आप जानते हैं। वहाँ पर छद्म नैरेटिव बनाने हैं, झूठे सच्चे नैरेटिव बनाने हैं, झूठा सच्चा कैंपेन करना है, विपक्षियों के बारे में अफवाहें फैलाने का काम करना है, अपनी पार्टी के अपराधियों को भी जो है धर्मात्मा बताना है, अपनी पार्टी के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताना है, दूसरी पार्टी के अच्छे कामों को भी गलत बताना है। तो इस तरह के नैरेटिव बनाने होते हैं चुनाव में, और इसी तरह का काम उन्होंने किया है।
सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो काम भाजपा के लिए उन्होंने किया है या कांग्रेस के लिए किया है या राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जदयू के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, जिसके लिए भी किया है उन्होंने यही काम किया है। क्योंकि इस हम्माम में नंगे तो सभी हैं, किसी का दामन इतना साफ नहीं है कि हमारे आपके जैसे लोग कह सकें कि हाँ ये आदर्श राजनीतिक पार्टी है हमारे देश की, जो भ्रष्ट नहीं है, जिसमें आपराधिक तत्व नहीं है। ऐसी तो कोई राजनीतिक पार्टी दिखाई नहीं देती। और उन सब के साथ उन्होंने काम किया है। जिस राष्ट्रीय जनता दल को वो कथित जंगल राज का जिम्मेदार बताते रहे, क्या उस राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने 2015 में काम नहीं किया? जिन लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, क्या उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया? जिन तेजस्वी यादव को नौमी फेल कहते हैं, क्या उनके साथ काम नहीं किया? जिन नीतीश कुमार पर उन्होंने इतने सारे सवाल उठाए, जिनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए, जिनके नेताओं पर इतने सारे प्रश्न चिन्ह उठाए, क्या उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया? क्या वो राहुल गांधी के पास नहीं गए थे अपना विचार लेकर कि भाई इस तरीके से मेरा प्लान है, इस तरीके से आप काम करो? कांग्रेस में शेल्टर मांगने गए थे ना वो? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने काम नहीं किया? तो सारी पार्टियों के साथ चूंकि उन्होंने काम किया और इसके कारण लोगों में उनकी छवि एक पावर ब्रोकर जैसी बन गई कि ये तो पावर ब्रोकर है, ये अलग अलग घाट का पानी पीकर आया है बिहार में, जो है ये तब तक जब तक इसका बिजनेस चलता रहा सब कुछ इसके लिए अच्छा था किसी के भी साथ, अब ये जो है यहाँ पर लोगों को ठगने आया है। तो एक तो उनकी इस तरह की नैरेटिव बन गई। दूसरा, उन्होंने अपने व्यवहार से बड़ा जो है गलत परसेप्शन बना लिया, बड़ा अहंकार, बहुत घमंड उनके व्यवहार में झलका। खास करके मुझे अच्छा नहीं लगा, आप नेता हैं, राजनीति में आ गए हैं, नेता आप एक दूसरे को कुछ भी कहते रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब एक ही जैसे हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, जिसको जो एक दूसरे को कहना हो, गाली गलौज करना हो, एक दूसरे को थुक्कम फजीहत करनी हो, जूतम पैजार करना हो, जो करो करो, हम एक निष्पक्ष व्यक्ति के नाते निंदा कर देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंडेम कर देंगे। लेकिन आप जो है जिस पत्रकार ने आपका साक्षात्कार किया, आप हर पत्रकार को, ये शूटिंग द मैसेंजर वाला काम जो है, आप हर पत्रकार को जलील कर रहे हैं। आपको पत्रकार पे बौद्धिकता झाड़ने की क्या जरूरत है? अरे पत्रकार आपका काम कर रहा है भाई, आपकी बातों को देश तक पहुंचा रहा है, बिहार तक पहुंचा रहा है। आप एक नई पार्टी हैं, वो आपकी सहायता कर रहा है। देश के किस पत्रकार ने, देश के किस चैनल ने प्रोपोर्शन से ज्यादा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रशांत किशोर को हेल्प नहीं किया? और हर पत्रकार को उन्होंने जलील किया। तो मुझे यह चीज अच्छा नहीं लगा। देखो क्या है कि लोकतंत्र मर्यादा से चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, नेताओं को आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन आप अगर पत्रकारों को भी कहने लगेंगे तो ये गलत चीज़ है। तो उनका अहंकार झलका, घमंड झलका बार बार। और प्रशांत किशोर के पास अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे मन में सहानुभूति थी, इसके बावजूद उनके पास मुझे किसी भी चीज़ का मॉडल नहीं दिखाई दिया, किसी भी एक समस्या का ठोस समाधान उनके पास मुझे नहीं दिखाई दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 4-5 नेताओं के उन्होंने नाम लिए, उनके चिट्ठे भी उजागर किए, उनमें कई बातें सच भी होंगी, कई बातें हो सकता है झोल भी होंगी, मैंने प्रमाणित तो किया नहीं है। कायदे से अगर वो कोर्ट में जाए तो अदालत का काम है उसके झूठ और सच को पहचान कर निर्णय देना, मेरा आपका तो काम है नहीं। हम आप देख सकते हैं तो कई बातें हो सकता है उसमें सच होंगी, कई बातें हो सकता है सच ना भी हो। लेकिन आप दूसरे नेताओं के भ्रष्टाचार पर उंगली उठा रहे हैं और आपके बगल में आरसीपी सिंह बैठे हुए हैं। आरसीपी सिंह वो नेता है जिनके बारे में कहा जाता है कि एक दौर में बिहार में आरसीपी टैक्स हुआ करता था। आरसीपी टैक्स क्या था हैदर? कि जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले हैं, जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम हो रहे हैं, जितना भी कमीशन बंधा हुआ है, जितना भी उन सब में गबन हो रहा है, सबका सर्टेन परसेंटेज जो है आरसीपी सिंह तक पहुंच रहा है। मतलब भ्रष्टाचार की एक जो प्रणाली है, जो भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था है, उसमें नीचे से ऊपर तक पैसा बंधा हुआ है कि किस लेवल पर कितने पैसे का, कितने परसेंट कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र की ऊपरी कड़ी जो है आरसीपी सिंह को बताया जाता था। इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे। आरसीपी टैक्स नाम दिया गया उस चीज को। और एक दिन उनकी अपनी पार्टी ने ही, आरसीपी सिंह की अपनी पार्टी जेडीयू ने ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे ललन सिंह,
उन्होंने खुद आरसीपी टैक्स की बात कही और ये पब्लिक डोमेन में है कि आरसीपी सिंह ने अपनी 3 बेटियों के नाम पर, पत्नी के नाम पर, अपने नाम पर सब मिलाकर एक दौर में 2012-13 से 19-20 के दौर में, वो जो 6-7 साल का दौर था, 800 कट्ठा मतलब 40 बीघा जमीनें खरीदी। ये पब्लिक डोमेन में है ये बातें। तो एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पर इतने सारे संगीन आरोप हैं, आप उनको अपने बगल में बिठाते हैं, अपनी पार्टी का नेता बताते हैं। वो व्यक्ति आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपने मुंह से अपनी बेटी का टिकट अनाउंस करता है। आप बताइए किस नैतिकता, किस शुचिता, किस भ्रष्टाचार विरोध की आप बात करेंगे? तो जब हम कोई चीज कहते हैं तो हमें खुद भी उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। एक आदर्श जो हम दूसरे राजनीतिक दलों के लिए स्थापित करना चाहते हैं, उस आदर्श को मुझे अपने आप पर भी, अपने राजनीतिक दल पर भी लागू करना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर यहां पर कमजोर पड़ते दिखाई दिए मुझे। अशोक चौधरी का मुद्दा उठा, 200 करोड़ का मामला उन्होंने कथित रूप से उजागर किया और कहा कि अब माफी मांग ले, नहीं तो 500 करोड़ का उजागर करूंगा। अरे भाई, माफी मांगने से इस बात का क्या संबंध है? अगर हमने अपराध किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए। माफी मांग लेने से कोई हत्यारा होगा, बलात्कारी होगा, वो माफी मांग लेगा तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्या कोई कोर्ट जो है उसको बरी कर सकता है जस्ट बिकॉज कि उसने माफी मांग ली? तो आप इस तरह से बातें कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये बस सनसनी फैला रहे हैं, क्या ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या ये जो है नेताओं को दबाव में लाने की राजनीति कर रहे हैं? तो मैसेज गलत जाता है। फिर क्या हुआ कि एक बीच में जोर शोर से उन्होंने खुलासे किए, उसके बाद वो कहते रहे कि और खुलासे करूंगा और खुलासे करूंगा, उसके बाद वो शांत बैठ गए, कोई खुलासा नहीं किया। तो अब वो दबाव में आ गए या उनका मन बदल गया या उनको लगा कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है जनता पे, जो भी उनको लगा, लेकिन वो बैठ गए। तो मुझे लगता है, और एक सबसे बड़ी बात मुझे प्रशांत किशोर में एक और दिक्कत लगी, राजनीति में सफल होने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि एक विचारधारा आपकी होनी चाहिए। चाहे जो भी विचारधारा हो, एक विचारधारा आपकी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो स्थापित विचारधारा में से ही कोई हो, आपकी अपनी नई स्वतंत्र विचारधारा भी हो सकती है, लेकिन उस विचारधारा को लेकर चलते हुए आपको उस विचारधारा को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मेरी विचारधारा है, लोग सहमत उससे हों और आप अपने आचरण में भी उसी विचारधारा का पालन करते हुए दिखाई दें। ऐसा नहीं हो कि मैं हैदर के लिए एक आदर्श तय करूं, अपने लिए दूसरा आदर्श रखूं, तो यहां सामने जो बैठे हुए कैमरा पर्सन है वो तो कहेंगे ना कि अरे भाई साहब ये क्या बात हुई, तो वहां पर भी ये बात हो रही है। तो हमको ये देखना है कि हम चीजों को कैसे लेकर चल रहे हैं। तो उनमें मुझे विचारधारा का संकट दिखाई दिया। सारी पार्टियों के पास घूम आए, फिर कहा कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे। अपनी पार्टी बनाने में भी वो बड़े जो है, मुझे लगा कि चालाक तरीके से वो बिहार की जाति और संप्रदाय वाली राजनीति से खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा मैं जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन उन्होंने जातियों के हिसाब से जातियों को देखकर टिकट बांटा। उन्होंने कहा मैं संप्रदाय की राजनीति नहीं करता, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम हिंदुओं का सर्टेन वोट बांटना चाहते हैं और मुसलमानों के वोट नहीं बटे इस बात का इंतजाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उन सीटों पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे जिन सीटों पर महागठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, और जिन सीटों पर हम मुस्लिम उम्मीदवार उतार रहे हैं उन सीटों पर महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे। तो आप कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह भी एक किस्म की सांप्रदायिक राजनीति है। यदि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या आवश्यकता है इन चीजों में पढ़ने की? हम मुद्दों पे बात करें, क्वालिटी पे बात करें, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, इस पर जाने की क्या जरूरत है? और जब आप चले गए, और मैं आपको बताऊं 3-4 मुद्दों पर मैंने उनको देखा। एक तो ज्यादा मुद्दे उन्होंने उठाए ही नहीं, 3-4 मुद्दे उन्होंने उठाए। एक उन्होंने शराब का मुद्दा उठाया, शराबबंदी का। अब शराबबंदी में उन्होंने कहा मैं 15 मिनट में शराबबंदी खत्म कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि शराबबंदी का बिहार की महिलाओं पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इस बात के बावजूद कि शराबबंदी की व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों को दूर किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। और महिलाएं भी चाहती हैं कि उन खामियों को दूर किया जाए, न कि बिहार की कोई महिला चाहती है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि महिलाएं बिहार की नहीं चाहती वो पुराना दौर।
प्रशांत किशोर बार बार कहते रहे कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे। तो मैसेज ये गया कि ये शराब माफिया से तो नहीं मिले हुए हैं। कौन है जो बिहार में शराबबंदी खुलवाना चाहता है, किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है इस चीज में। तो ये चीज शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने दो बड़ी विचित्र बातें की जो मेरी समझ में तो कम से कम नहीं आई। एक, उन्होंने कहा कि शराबबंदी खुलवाएंगे, जो पैसा आएगा उस पैसे से हम जो है शिक्षा के हालात बेहतर करेंगे। तो भाई प्रशांत किशोर जी, जब आप यही बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने यही बात 2012 में कही, तो आप नीतीश कुमार जी से बेहतर कैसे हुए? नीतीश कुमार जी ने भी तो यही कहा था ना कि शराब बिकती है तभी तो पैसे आते हैं, लड़कियों को साइकिल मिलती है, जिसका बिहार में बहुत विरोध हुआ था। 2025 ईस्वी में आप वही बातें कर रहे हैं, तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? क्या शराब के पैसे से आप बच्चों को संस्कार दे सकते हैं? नहीं दे सकते मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ मुझे अजीब लगी, उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है इसलिए हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों को पैसे देंगे, 400 500 600 रुपये में वो पढ़ेंगे, हम उनको पैसे देंगे। अरे ये क्या बात हुई? सरकारी बात वही है कि प्रशांत किशोर सारी चीज़ों पर उंगली उठा रहे हैं। ये खराब है इसलिए हम इसको ख़त्म कर देंगे, ये खराब है इसलिए हम इसको सुधारेंगे, ये बात वो नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हुई, हमको इसको ठीक से लागू करना, ये बात नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी हटा देंगे। सरकारी स्कूलों की दशा खराब है तो सरकारी स्कूलों की दशा सुधारेंगे नहीं, हम प्राइवेट में पढ़ने के लिए बच्चों को पैसे देना शुरू कर देंगे। अरे अगर प्राइवेट में आप बच्चों को पैसे देना शुरू कर देंगे तो सरकारी स्कूल में कौन जाएगा? सरकारी स्कूल में अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को आप बैठा के वेतन देंगे या उनको वेतन देना बंद कर देंगे? इतनी सारी नौकरियों का क्या होगा? सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? सरकारी स्कूलों के रखरखाव पर, संचालन पर जो सरकार का इतना सारा पैसा हर साल खर्च हो रहा है, उस पैसे का क्या होगा? तो आप दोहरा खर्च करना चाहते हैं बिहार के बजट पर, आप दोहरा बोझ डालना चाहते थे कि सरकारी शिक्षा पर भी खर्च हो और उसके पैरेलल प्राइवेट शिक्षा पर भी खर्च हो। तो ये तो बिल्कुल ही अपरिपक्व बात हुई। सरकारी स्कूलों की लाश पर आप प्राइवेट एजुकेशन को खड़ा करना चाहेंगे तो लोगों ने कहा कि कहीं ये प्राइवेट शिक्षा माफिया से तो नहीं मिला हुआ है। शराबबंदी का ऐसा आप मॉडल लेके आए, लोगों ने कहा शराब माफिया से मिला हुआ है। शिक्षा पर आपने इस तरीके से बात की, लोगों ने कहा शिक्षा माफिया से मिला हुआ है। अगली बात उन्होंने कही कि हम पूरे बिहार में 100 भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, जो 100 सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होंगे हम उनको पकड़ेंगे, उनकी संपत्तियां सीज करेंगे। भाई साहब, बिहार में हजारों हजार भ्रष्टाचारी हैं, आप कैसे तय करेंगे कि ये 100 सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं? कोई पैमाना होगा? मैं प्रशांत किशोर की जगह हूं तो मैं कहूंगा कि अच्छी बात है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए, लेकिन मैं एक ठोस मॉडल लेके आऊंगा। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 साल में जितने सांसद विधायक हुए बिहार के अंदर, उन सब की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी निष्पक्ष तरीके से। 1 साल में जो है उस पर जो है हम निर्णय करेंगे और जो बेहिसाब अवैध संपत्ति पाई जाएगी उसको हम सीज करेंगे और उनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। उस 10 साल को आप चाहे 5 साल कर लें, 15 साल कर लें, 20 साल कर लें, एक पैमाना सेट हो जाएगा कि पिछले 20 साल में जितने भी सांसद विधायक हुए उनकी हम संपत्तियों की जांच कराएंगे। तो इस तरह से हो सकता। आप अफसरों को भी उस दायरे में लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, एक पैमाना आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आउटराइटली कह देंगे कि 100 सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ के मैं उसकी संपत्ति सीज करूंगा, इसका मतलब बिहार में 10,000 अगर भ्रष्टाचारी हैं तो आप 10,000 भ्रष्टाचारियों को अब ब्लैकमेल करेंगे, 10,000 भ्रष्टाचारियों से एक्सटॉर्शन शुरू हो जाएगा। आखिर कैसे तय होगा? अब अमुक आदमी है वो कहेगा कि अरे यार मेरा कहीं ना मेरे ऊपर ना एजेंसियां हावी हो जाए, तो अब आप उसको जो है बार्गेन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं पर्दे के पीछे। तो प्रशांत किशोर जी में ईमानदारी की कमी लगी। ऐसा लगा हर मुद्दे पर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार से उन्हें परहेज नहीं है। शिक्षा का उनके पास कोई मॉडल नहीं है। शराबबंदी को उन्होंने समझा ही नहीं। पलायन की उन्होंने बात की लेकिन पलायन को कैसे रोकेंगे उसका वो ठोस मॉडल उसका भी नहीं दे पाए। कह देने भर से नहीं होगा कि चुनाव में जो आएगा वोट डालने के लिए उसको जो है हमारी सरकार बनेगी तो जाना नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं जाना पड़ेगा? आप 8,000 10,000 का अगर कोई रोज़गार उसको दे भी देंगे तो पलायन करने वाला क्या केवल 8-10 हज़ार रुपये के लिए जा रहा है? बिहार से पलायन क्यों हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझे बिना आप केवल उसको 8-10 हज़ार रुपये पर मंथ की इनकम से जोड़ के देख रहे हैं तो ये बात गलत है। बिहार में पलायन कई कारणों से है।
बिहार में पलायन जो है एजुकेशन के कारण है, बिहार में पलायन लॉ एंड ऑर्डर के कारण है, बिहार में पलायन सामाजिक ताने बाने के कारण है, बिहार में पलायन सम्मान के कारण है। बहुत लोग सम्मान की तलाश में बिहार से पलायन कर रहे हैं। बेटा जाता है पढ़ने के लिए बाहर तो माँ बाप वहाँ गौरव से गांव में बोलते हैं कि मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है। बेटा जाता है सूरत में काम करने के लिए, माँ बाप गौरव से बोलते हैं कि मेरा बेटा सूरत में काम करता है। खुद वो आदमी आता है बिहार में लौट के तो वो बताता है कि मैं सूरत में काम करता हूँ, वहाँ ऐसी व्यवस्था है। तो सम्मान का भी प्रश्न है। कई सारे मुद्दे हैं, उन सारी चीज़ों को बारीकी से समझे बिना आप कोई ठोस मॉडल तैयार नहीं कर सकते। तो प्रशांत किशोर जी से सहानुभूति होते हुए भी मुझे लगा कि उन्होंने चीज़ों पर बिना विचार किए वो राजनीति में कूदे। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 3 साल तक उन्होंने पदयात्राएं की, पूरा बिहार घूमे, तो आखिर वो बिहार को समझे कितना। अगर वो बिहार को समझे होते तो ये 2-3% वोट जो उनको मिले, 238 में जो 236 सीटों पर जो उनकी जमानत जब्त हो गई, इस तरह के परिणाम नहीं आते। शायद एक भी सीट नहीं जीत पाए, सिर्फ एक सीट पर रनर अप रहा उनका सेकंड पोजीशन पे, तो ये परिणाम शायद नहीं आए होते। वो बिहार को समझ नहीं पाए। फिर भी प्रशांत किशोर से मुझे सहानुभूति है, और सहानुभूति क्यों है ये मैंने आपको बताया कि बिहार में जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कम भ्रष्ट बेईमान नहीं हैं, उनमें भी कम आपराधिक चरित्र के बाहुबली किस्म के लोग नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रशांत किशोर थोड़ी सी जिम्मेदार राजनीति करें, थोड़ी सी परिपक्व राजनीति करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, बिहार को थोड़ा और समझें ईमानदारी से। ये चालबाजी के साथ नहीं, ये बिजनेस ब्रेन लेकर राजनीति सेवा करना चाहते हो तो बिजनेस ब्रेन को बाहर करो भाई। अगर बिजनेस ब्रेन लेके आए हो सेवा नहीं कर पाओगे, तो बिजनेस ब्रेन छोड़ दो कि 100 करोड़ रुपए लगा के 200 करोड़ रुपए कमाना है। ये काम तो कोई ठेकेदार कर लेता है, उसके लिए प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। अगर प्रशांत किशोर ईमानदारी से करना चाहते हैं तो बिजनेस ब्रेन हटाएं। इतना पैसा उन्होंने खर्च किया, कहाँ से आया पैसा? सवाल उठते रहे। जब जो एक्सपोज हो गया उसका उन्होंने जवाब दिया। अपनी तरफ से पहल करके कभी उन्होंने नहीं बताया कि मेरे पास 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 250 करोड़ या 500 करोड़ इतने की फंडिंग हुई है और मैं उस पैसे को यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। जब सवाल उठा कि वैनिटी बैन कहाँ से आया, तब उन्होंने कहा कि ये तो उदय सिंह का है। जब सवाल उठा कि ये रामी रेड्डी ने आपको दिया क्या, तब उन्होंने कहा कि हाँ दिया। जब सवाल आया कि वो कौन नवयुगा कंस्ट्रक्शन, तो हाँ 2 घंटे का 11 करोड़ मुझे दिया। ये सवाल जब उठते गए तब उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां इस चीज को छिपाती हैं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मैं ईमानदारी की बात करता हूं, तो मैं पहले ही क्यों नहीं अनाउंस करता हूं कि हाँ मैं 500 करोड़ रुपए लेकर बिहार के मैदान में आया हूं, ये पैसे मेरे अपने स्रोत से हैं या इन स्रोतों से प्राप्त पैसे हैं जिसको मैं बिहार में लगाना चाहता हूं। तो ये सारा जो है, देखो उनका टिकटों का बंटवारा भी का जो मॉडल था वो बड़ा खराब मॉडल था। हर विधानसभा सीट पर उन्होंने 8, 10, 12 लोगों को संभावित उम्मीदवार के तौर पर जो है कहा, और सब ने मेहनत की। कोई 25 लाख खर्च किया, किसी ने 50 लाख खर्च किया, कई संभावित उम्मीदवारों ने क्लेम किया कि हमने 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए भी खर्च किए। अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति ने अपने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ एक विधानसभा सीट पर टिकट की आशा में खर्च कर दिए, जब आप उसको टिकट नहीं देंगे तो वो क्या आपके साथ खड़ा रहेगा? तो हर सीट पर जो है इनके साथ बगावत हुई। एक को टिकट दिया, 10 लोग जो इनके साथ खड़े हो रहे थे वो सब इनके खिलाफ हो गए। तो इनके मॉडल में बड़ी कमियां दिखाई दी। इन्होंने जितनी चतुराई दिखाई उतनी ज़्यादा इनकी कमियां दिखाई दी। प्रशांत किशोर की एक बात मुझे फिर भी ठीक लगी कि एटलीस्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट नहीं दिए। हालांकि उसके लिए भी एडीआर का या जो अन्य एजेंसियां हैं उन सब का डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, या एटलीस्ट जो इलेक्शन कमीशन को ये उम्मीदवार एफिडेविट देते हैं उन सब को एनालाइज करके देखना पड़ेगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि चूंकि ये उम्मीदवार कम जाने पहचाने थे, इसलिए मीडिया में उनके बारे में जानकारी नहीं हुई, उनकी ठीक से समीक्षा नहीं हो पाई, तो उनका के ऊपर यदि आपराधिक मुकदमे रहे होंगे तो उनकी अधिक चर्चा नहीं हो पाई। तो इस बारे में मैं बहुत पक्के तौर पर नहीं कह पाऊंगा कि इनके उम्मीदवारों पर अन्य स्थापित पार्टियों के उम्मीदवारों की तरह आपराधिक मुकदमे थे या नहीं थे, लेकिन यदि नहीं थे तो यह एक सकारात्मक बात है और मैं इसका समर्थन करता हूं। प्रशांत किशोर, मैं कतई नहीं चाहता कि जैसा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं कतई नहीं चाहता कि वो राजनीति छोड़ें, बिहार छोड़ें।
लेकिन राजनीति में सफल होने के लिए विनम्रता चाहिए, घमंड नहीं चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। वो कह सकते थे कि हाँ, ये मुझसे आकलन की चूक हुई, हाँ ये मेरा बड़बोलापन था, हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसके लिए मैं खेद जताता हूँ, लेकिन मैं बिहार नहीं छोड़ सकता, बिहार मेरी मिट्टी है, बिहार मेरी माँ है, मैं बिहार में काम करता रहूँगा। तो एक हाई मोरल ग्राउंड वो ले सकते थे अपनी कमियों को स्वीकार करके भी, लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया जो शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मैं किस पद पर हूँ कि छोड़ दूँ। आपने ये बात तो नहीं कही थी, आपने कहा था राजनीति, कोई नहीं चाहता बिहार में कि आप राजनीति छोड़ दें। आप राजनीति छोड़ दें, इसमें किसका इंटरेस्ट हो सकता है? किसी भी नागरिक का कम से कम क्यों इंटरेस्ट होगा? नागरिक तो चाहते हैं कि तरह तरह की पार्टियां मैदान में रहें, तरह तरह के मुद्दे उठाएं, जिससे लोकतंत्र हमारा मजबूत हो और हमारी और भलाई हो। और जो प्रशांत किशोर में एक और मुझे दिक्कत दिखाई देती है, वो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी, बहुत समझदार दिखाने के चक्कर में, अन्य नेताओं राजनीतिक दलों को कमतर दिखाने के चक्कर में कई बार बिहार का भी अपमान कर देते हैं। अपने आप को बिहार से बड़ा, बिहार के लोगों से भी बड़ा प्रोजेक्ट करने लगते हैं। बार बार वो कहते हैं मैं बिहार को सुधार कर दम लूंगा, बिहार को सुधार कर दम लूंगा। भाई साहब, बिहार जो है एक विचार है, बिहार जो है हजारों साल की एक संस्कृति और सभ्यता का नाम है। बिहार एक राज्य है, 14 करोड़ नागरिकों का समुच्चय है बिहार। बिहार में आर्यभट्ट, चाणक्य से लेकर आप देखें कि जयप्रकाश नारायण तक हुए बिहार में। बिहार जो है लोकतंत्र और आंदोलनों और बौद्धिकता के इतिहास से भरा हुआ उर्वर राज्य है बिहार। बिहार ने मेरे और प्रशांत किशोर जैसे 14 करोड़ लोग पैदा करके वहां पर छोड़ रखे हैं अभी इस वक्त। मैं बिहार से बड़ा नहीं हो सकता और ना मैं बिहार के लोगों से बड़ा हो सकता हूं। हम ये कह सकते हैं कि हम राजनीति सुधारेंगे, व्यवस्था सुधारेंगे, बिहार को सुधारेंगे। जब हम कहते हैं तो हमें लगता है कि बिहार बिगड़ा हुआ है, बिहार के लोग बिगड़े हुए हैं, इससे बिहार की छवि खराब होती है। बिहार क्यों बिगड़ा हुआ है? बिहार में जो दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में जातिवाद नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है, अपराध नहीं है? किस राज्य में आप बताइए सारी दिक्कतें नहीं है? हर राज्य की अपनी अपनी कुछ अलग दिक्कतें भी होती हैं। हो सकता है बिहार में कोई अलग दिक्कत होगी, हरियाणा में कोई अलग दिक्कत होगी, महाराष्ट्र में कोई अलग दिक्कत होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि बिहार बिगड़ा हुआ है। बिहार की राजनीति में गड़बड़ियां हैं, बिहार की व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक करने की बात कीजिए। बिहार बिगड़ा हुआ है, बिहार को सुधारेंगे, ये बात मुझे बड़बोलापन लगता है और ये अनुचित लगता है, ये बिहार को बदनाम करने वाली बात है। तो प्रशांत किशोर यदि कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में काम किया है, तो प्रशांत किशोर को इन सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और हम जैसे लोगों की शुभकामनाएं उनके लिए रहेंगी। आलोचनाएं हैं, इसका मतलब शुभकामनाएं भी हैं। सर अब हमारा अच्छा बहुत चल रहा है, लोग समझे। बस आखिरी के 3 सवाल हैं, उसको समझा दिए। एक तो बिहार का मुसलमान अब AIM के साथ है, बाकी पार्टियों का साथ छोड़ दिया, ये आपको दिख रहा है कि बिहार का मुसलमान का क्या है, किस पार्टी के साथ है? बिहार का मुसलमान जो है ना, या पूरे भारत का मुसलमान, मुझे लगता है कि उसके साथ जितना छल हुआ है, जितना धोखा हुआ है ना, उतना धोखा भारत में किसी कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ। और ये दुर्भाग्य है हम सबका कि इस धोखे की कहानी के पीछे एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो 1947 का विभाजन है। उसके कारण कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को कल्प्रिट मान लिया गया और मुसलमानों को सभी राजनीतिक दलों ने ठगा। 1947 से लेकर 2005-06 तक जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में मुसलमानों के बारे में क्या कहा गया? उनकी हालत दलितों से भी बदतर है। और बिहार में सीमांचल के मुसलमानों की हालत तो, अगर आप सीमांचल गए होंगे तो आप देख सकते हैं क्या हालत है। तो मेरे भाई, मुसलमानों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हुए, मुसलमानों का अपीजमेंट करते हुए, मुसलमानों के नाम पर दंगे फसाद लड़ाइयाँ सब कुछ होते हुए, मुसलमानों के बारे में भारत पाकिस्तान तमाम बातें होते हुए, मुसलमान कहाँ पे स्टैंड करता है यदि उसके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है? हम उसके लिए एक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ की जिम्मेदारी हम मुसलमान कम्युनिटी पर डाल दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? ये लोकतंत्र है, सरकारें हैं, राजनीतिक दल है, व्यवस्था है, उनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक मुसलमान ने
जमीन पे आके, ग्राउंड पे आके मुझे लगता है कि 3 तलाक का विरोध नहीं किया। जब सरकार ने 3 तलाक के विरोध में कानून लाया तो ठीक है, राजनीतिक कारणों से जिन लोगों ने कहा होगा, लेकिन मैंने तो देखा आमतौर पर मुस्लिम समाज सहमत था और उसने स्वागत किया। कोई बड़ा तगड़ा विरोध प्रतिरोध तो हुआ नहीं। तो मुस्लिम समाज को ये मानकर कि ये बंद समाज है, जड़ समाज है, आप अगर उसमें सुधार की प्रक्रिया को रोकते हैं, उनमें शिक्षा के सुधार करने से आप रोकते हैं, आप उनके इलाकों में डेवलपमेंट और इन सारे कामों को आप रोकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक संवैधानिक गुनाह है जो इस देश की सभी पार्टियों ने किया है और ये गुनाह बिहार में भी हुआ है। और इस चीज़ के परिप्रेक्ष्य में यदि बिहार के मुसलमानों को, सीमांचल के मुसलमानों को खासकर ऐसा लगता है कि जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल मेरा वोट लेती हैं लेकिन हमारे लिए काम नहीं करती हैं, तो मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं और मैं उनका समर्थन भी इस मामले में करना चाहता हूं। अब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, पूरी तरह से साथ तो देखो नहीं है अभी भी। इस सब कुछ के बावजूद इस बार सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटें महागठबंधन को गई हैं और 5 विधानसभा सीटें असदुद्दीन ओवैसी को गई हैं। तो आप इस लिहाज से कह सकते हैं, विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से, कि मुसलमान आधे आधे इनकी तरफ हैं। लेकिन 14 विधानसभा सीटों पर एनडीए के विधायक जीते हैं 24 में। तो मुसलमानों को के एस्पिरेशंस को भी आपको देखना पड़ेगा। क्या मुसलमानों को ये लगता है कि जो स्थापित पार्टियां मेरे बारे में बात करती हैं, मेरा अपीजमेंट करती हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करती हैं? हमारे लिए काम जेडीयू जैसी पार्टी ने बेहतर किया है, हमारे इलाकों में बेहतर सुविधाएं पहुंचाई हैं, कम से कम समाज में शांति दी है, जो दंगे फसाद का माहौल था उसको ख़त्म किया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिहार का मुसलमान अभी मुख्य रूप से चुनावी परिणामों के लिहाज से देखेंगे तो एनडीए के ही साथ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ज़्यादातर सीटें, मतलब मोर देन 60% सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, एनडीए ने जीती हैं। तो इसका परसेप्शन ये भी मैं निकाल सकता हूँ कि बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस वक्त एनडीए के भी साथ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वो महागठबंधन और एआईएमआईएम में बटे हुए हैं, यह धारणा भी सही नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि एआईएमआईएम ने अपनी अच्छी जगह बनाई है और ख़ास करके इस चुनाव में पुराने प्रदर्शन को मेंटेन करना, यह उनकी बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये वोट काटते हैं तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है। पिछले बार जो है महागठबंधन को नुकसान पहुंचा तो लोगों ने कहा कि वो सरकार बनाने से चूके बिहार के मुसलमानों की गलती के कारण। इसके बावजूद यदि बिहार के मुसलमानों ने फिर से उन पर भरोसा नहीं करके एआईएमआईएम पे भरोसा किया है, तो ये मुसलमानों से ज़्यादा इन सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए आईना है, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आईना है। मुझे अपने मुस्लिम भाई बहनों से पूरी सहानुभूति है और मैं उनका पूरा समर्थन व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि उनके इलाकों में विकास के काम एनडीए की सरकार ईमानदारी से करे। अगर 24 में 14 सीटें आपको दी हैं तो आप सुनिश्चित कीजिए कि कैसे उनके इलाकों में आप और ज़्यादा विकास कर पाएंगे। ये बात सच है कि जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जो है बराबर और बिना भेदभाव के साथ मुस्लिम इलाकों में लाभ पहुंच रहा है। इस लाभ को कैसे और व्यापक बनाना है, कैसे जो है उनको एम्पावर करना है, खास करके मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पे और मुस्लिम महिलाओं के एम्पावरमेंट पे, इन 2 चीज़ों पर मैं चाहता हूं, और मुस्लिम युवकों के रोज़गार पे, 3 चीज़ों पर, क्योंकि रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार आप नहीं देंगे तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर है। और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पर अपराधी और बाहुबली नेताओं की भरमार है, तो फिर वो उन अपराधियों बाहुबलियों के चंगुल में फंसते हैं, गोली बंदूक चलाते हैं, हुड़दंग करते हैं, दंगे फसाद करते हैं। आप कहेंगे कि ये तो कम्युनिटी ख़राब है। मुझे लगता है कि मुकम्मल काम किए जाने की ज़रूरत है और जनता ही जनार्दन है। जो भी फैसला किया होगा, जिसको भी वोट दिया होगा, उन्होंने सोच समझ कर दिया होगा, अपने हित में दिया होगा, अपनी अच्छाई के लिए दिया होगा। सर चलते चलते बस एक आखिरी सवाल, इस चुनाव में आपका पुराना वीडियो बड़ा वायरल हुआ जब लालू प्रसाद से आप वो बात कर रहे थे, तो आपने लालू जी को भी देखा है और तेजस्वी को भी आप देख रहे हैं, तो आप क्या अंतर समझते हैं कि क्या आरजेडी का कोई भविष्य है तेजस्वी के हाथों में? क्योंकि अगर अब देखा गया कि यादव वोट जो उनका अपना वोट बैंक था वो भी कटा, MY भी कट गया है। क्योंकि अगर मैं किसी से एक बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे एक चीज़ को समझाया कि आप देखो, अगर कोई यादव है तो क्या वो अपने बच्चे को तेजस्वी की तरह बनाना चाहेगा? देखिए,
लालू प्रसाद यादव जी का दौर अलग था और तेजस्वी यादव का दौर अलग है। लालू यादव की 100 आलोचनाएं की जा सकती हैं। ये भी सच है कि चारा घोटाले के कई मामलों में उनको कन्विक्ट किया गया है, उनको सज़ा हुई है। तो भ्रष्टाचार के आरोप लालू प्रसाद यादव पर हैं। मेरे इंटरव्यू की आपने बात की, तो हमने अपने इंटरव्यू में लालू यादव जी से बिहार में जो जातीय नरसंहार हुए थे 50 से ज़्यादा छोटे बड़े 90s में, उन पर भी बात की। जो जातीय रैलियां हो रही थी जातियों के नाम पर, हमने उन पर भी बात की। उनकी पार्टी में जो अपराधी तत्व हैं, बाहुबली जिनको कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, वास्तव में वो लोग अपराधी ही हैं। मैं उनको अपराधी ही कहना चाहता हूं, लेकिन ये कानून की मजबूरी है कि चूंकि उन पर सालों साल 10 साल 20 साल 30 साल दोष सिद्ध होता नहीं भारत की महान अदालतों में, तो हमको बाहुबली कहना पड़ता है। बट वो लोग अपराधी ही हैं, ये मैं मानता हूं, और जनता भी इस तरह का परसेप्शन रखती है। तो उन अपराधियों के बारे में भी हमने उनसे सवाल पूछे। हमने उनके पार्टी में जो परिवारवाद है उन पर भी हमने उनसे सवाल पूछा। लालू यादव ने सारे सवालों के जवाब खुलकर दिए। और लालू यादव में मैंने एक चीज़ देखा कि वो ज़मीन से उठे हुए नेता थे। इसके कारण उनमें और तेजस्वी यादव में बड़ा फ़र्क भी है। तेजस्वी यादव एक परिवार में पैदा हुए, लालू यादव का पुत्र होने के नाते उनको विरासत में सब कुछ मिल गया, तो उसका जो अहंकार होता है, जो घमंड होता है, जो अभिमान होता है, वो तेजस्वी यादव में दिखाई देता है। और लालू यादव ज़मीन से एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति रहे, जहाँ पर सर्वाइवल के लिए गाय और भैंसों के साथ जो है भी उनका काफ़ी वक्त बीता, तो छोटे मोटे काम करके भी, तो इस तरह से संघर्ष करके वो अपने परिवार की गरीबी को देखकर वो बड़े हुए। तो वो समाज को समझते थे। राजनीति में जब वो आए तो उस समाज के लिए उनका वो दर्द भी रिफ्लेक्ट हुआ, उस समाज के प्रति उनकी सोच और उनका अनुभव भी रिफ्लेक्ट हुआ। बिहार में सारी चीज़ें हैं, कथित जंगल राज है, अपराधीकरण है, किडनैपिंग इंडस्ट्री थी, सब कुछ सच है। ये भी सच है, मैं इनको भी किसी को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन ये भी सही है कि सामाजिक न्याय के बड़े काम जो है लालू यादव जी के दौर में हुए। एक समाज का जो दबा कुचला तबका था उसको एक कम से कम मोरल बूस्टअप तो मिला, एक मनोवैज्ञानिक उसको लाभ तो मिला, और एक सम्मान की अनुभूति तो उन लोगों को हुई। और इसको भी कोई छोटा मोटा योगदान हम नहीं मानते हैं। लालू यादव का मेरा जो अनुभव रहा, मीडिया के साथ उनका व्यवहार बहुत ही डेमोक्रेटिक था। मैंने उनसे क्या क्या सवाल नहीं पूछे, आपने खुद जिक्र किया कि अब तक वो वायरल होते रहे हैं। देश के किसी पत्रकार ने जो सवाल उनसे कभी नहीं पूछे, वो सारे सवाल मैंने उनसे पूछे, और उन सारे सवालों का धैर्यपूर्वक उन्होंने जवाब दिया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरे कार्यक्रम का नाम मुहा मुही था, उन्होंने कहा कि आप इसका नाम दुहा दुही रख दीजिए अभिरंजन जी, दुहा दुही। आप दूहते हैं, जैसे गाय को धुआ जाता वैसे आप अपने सामने बैठे व्यक्ति को दूह लेते हैं पूरा। तो हम सब लोग ठा के लगा के हम लोग हंसे। तो लालू यादव जी इस तरह से चीज़ों को, माहौल को हल्का बनाना भी जानते थे। और मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें तेजस्वी यादव जो है रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेइज्जत कर रहे थे, और लालू यादव बार बार उनको मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, समझा रहे थे, डांट रहे थे। तो लालू यादव का मीडिया के प्रति जो है एक डेमोक्रेटिक अप्रोच मुझे दिखाई दिया। लालू यादव कई बार जो है सीधा मुझे फ़ोन कर देते थे। कई मौक़ों पर ऐसा भी हुआ कि लालू यादव जी ने मुझे बुलाया, खास करके एक मौके का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मुझे बुलाया, विधानसभा में किसी मुद्दे पर चर्चा होनी थी, और मैंने उनसे साफ तौर, वो मुझसे इनपुट लेना चाहते थे, उस मुद्दे को ठीक से समझना चाहते थे कि क्या मुद्दा है, इसको किस तरीके से उठाया जाना चाहिए। और मैंने उनसे साफ तौर पे कहा कि लालू जी, पत्रकारिता की शुचिता के कारण मेरा इस वक्त आपसे मिलना ठीक नहीं रहेगा, बहुत विनम्रता से मैंने कहा। और लालू यादव ने इस चीज़ का सम्मान किया। आप कई बार मुझे लगता है कि हम जो चीज़ें देखते हैं, हम जो चीज़ें सुनते हैं, उन चीज़ों में फ़र्क भी हो सकता है। मेरा कम से कम निजी अनुभव लालू यादव के साथ रहा कि इस तरह का कि पत्रकारों के साथ उनका डेमोक्रेटिक बिहेवियर मैंने देखा। इस चीज़ का उन्होंने सम्मान किया। उनके पुत्र की उम्र का पत्रकार लालू यादव को, जो इतना एम्पावर्ड लीडर बिहार का और देश का, उसको ये कहते हुए मना कर रहा है कि पत्रकारिता की शुचिता के कारण इस वक्त मेरा आपसे मिलना उचित नहीं रहेगा। इस बात का वो सम्मान करते हैं, और अगली सुबह 5 या 6 अपने विधायकों और विधान पार्षदों को सुबह 7 बजते बजते मेरे दफ्तर में भेज देते हैं कि जाओ अभिरंजन जी से ये मुद्दा समझ के आओ, इसको विधानसभा में उठाना है।
तो लालू यादव का ये सब हमने देखा। आज तो देखिए तेज प्रताप यादव को आप अप्रोच नहीं कर सकते। तेज प्रताप यादव को बिहार क्या देश का कोई बड़े से बड़ा पत्रकार डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। पत्रकार तो छोड़ दीजिए, पार्टी के कार्यकर्ता उनको, संजय यादव और रमेश जिन लोगों के अब मीडिया में नाम आ रहे हैं, इन लोगों के बैरियर को पार किए बिना आप तेजस्वी यादव से आप मिल नहीं सकते। पार्टी के लोग नहीं मिल सकते, गठबंधन के नेता उनसे बात नहीं कर सकते, सब लोग इस बात से परेशान हैं। तो तेजस्वी यादव ने अपने चारों तरफ एक ऐसा कॉकस बना लिया। लालू यादव घुलने मिलने वाले व्यक्ति थे, सबके साथ घुल मिल जाते थे, सबको अपना बना लेते थे, तभी तो उनकी इतनी लोकप्रियता थी कि आज तक उनका वोट बैंक जस का तस बरकरार है, ऐसा माना जाता है। इस चुनाव में भी जो इतना खराब चुनाव रहा है महागठबंधन के लिए, उस चुनाव में भी महागठबंधन को 37% के आसपास वोट आए हैं। आप ये समझिए 37 से 38% के आसपास वोट आए हैं। तो ये लालू यादव का ही जो वो पिछला किया हुआ है, उसी के आधार पर तो ये वोट बैंक है। इसमें 1% क्या तेजस्वी यादव ने बनाया है? नहीं बनाया है। तो लालू यादव से तेजस्वी यादव की तुलना नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि वो उनके पुत्र हैं, इसलिए स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, और लालू यादव जी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तेजस्वी यादव के सिवा। अगर उनको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जो हम देखते हैं पूरे देश में रिकॉर्ड, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि परिवार के ही किसी एक व्यक्ति को बढ़ाना उनको उचित लगता है। तो उसमें तेजस्वी यादव ही चूंकि फिट बैठ रहे हैं, तो वो मजबूरी में तेजस्वी यादव के हर गलत सही को, उनकी उम्र भी हो गई है, स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वो हर गलत सही को साथ दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, उनको अपना अभिमान छोड़ना पड़ेगा। लालू का पुत्र होने के कारण आपको ये एडवांटेज मिला कि जहाँ पर लालू यादव बहुत संघर्ष करके पहुँचे, वहाँ पर आप जो है बिना संघर्ष किए पहले दिन से पैदा होते ही आप वहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन अब यहाँ से जनता के हृदय को जीतने के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी। लालू यादव जी का माई समीकरण, अब उसको विस्तार कौन देगा? A to Z की आप बात करते हैं, लेकिन आप इस समीकरण का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी यही 37% के आसपास थे, इस चुनाव में भी 37% रह गए। एनडीए ने तो अपने वोट प्रतिशत में विस्तार किया, इजाफा किया। तो आप कैसे करेंगे? इन सब चीज़ों की रणनीति बनाएं, मीडिया के प्रति सहिष्णु बने। लालू यादव जी के बारे में मैंने बताया मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। एक बहुत कठिन इंटरव्यू के बाद भी वो हंसते मुस्कुराते रहे, डायरेक्ट कॉल करते थे, हमेशा सम्मान किया जहाँ भी मिले। तेजस्वी जी सूत्र को मूत्र कह देते हैं। अरे सूत्र ही जो है ना, हम पत्रकारों का सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ी दौलत है। मेरे सूत्र तो आज तक गलत नहीं हुए। 30 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, आज तक हमने कोई भी प्रेडिक्शन किया या कोई भी जानकारी दी, आज तक तो गलत नहीं हुई। तो मेरे सूत्र तो मूत्र नहीं हो सकते। आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं तेजस्वी जी? तो इन सारी चीज़ों को देखो। आप भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार को बेइज्जत कैसे कर सकते? लोकतंत्र देखो, असहमति सहमति ये अपनी जगह पे है, ये लोकतंत्र में चलता रहेगा। लोकतंत्र में संतुलन इसी चीज से बनता है। सब लोग एक ही तरह के हो जाएं तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? सब जो है ओवैसी की तरह मुस्लिम परस्त हो जाए, सब जो है विश्व हिंदू परिषद की तरह हिंदूवादी हो जाए, सब जो है लालू जी की तरह जो है पिछड़ावादी हो जाए, सब जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया की तरह अगड़ावादी हो जाए तो कोई राज्य कोई देश चलेगा क्या? सारे समाजवादी हो जाए, सारे कम्युनिस्ट हो जाए, सारे राइटिस्ट हो जाए, नहीं चलेगा देश। देश चलता है अलग अलग विचारों के सामंजस्य से। इसी से जो है ना लोकतंत्र का एक गुलदस्ता तैयार होता है। तो उसमें उनको समझना पड़ेगा। विस्तार A to Z की बात वो करते हैं, विस्तार कैसे करेंगे वो समझें। और ये जो हुड़दंगी तत्व उनके आसपास हैं, उनसे उनको बचना पड़ेगा, शालीन बनाना पड़ेगा उनको अपनी पार्टी को। ये सारी बातें केवल अफवाहें नहीं हैं, शालीनता की कमी है कुछ उस तरफ, जिसके कारण जैसे ही विपक्ष कहता है जंगल राज, लोगों को लगता है कि हाँ जंगल राज। तो शालीनता की उस कमी को दूर करना पड़ेगा। और ये जो कॉकस बना के रखा है उन्होंने, और ये मैं थोड़े कह रहा हूँ, मैं कहने का अधिकारी भी नहीं हूँ, लेकिन उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, तो उससे प्रमाणित होता है कि ये सच है। तेज प्रताप ने कहा, रोहिणी ने कहा, इन सब लोगों ने कहा कि आपके इर्द गिर्द कॉकस है, दलालों का घेरा है। तो आप इस किस्म के दलालों से, इस किस्म के लोगों से जो आपके परिवार में फूट पैदा कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, जो गठबंधन में आपकी स्थिति को कमज़ोर कर रहे हैं, उन लोगों से बचना भी तो आप ही को पड़ेगा। और अगर आप नहीं बच पा रहे हैं तो हार भी होगी, आलोचना भी होगी। आप पत्रकारों को, मीडिया को गाली देकर क्या अचीव करेंगे? बहुत अच्छा तरीके से आपने समझाया। आप एक कवि भी हैं, हमें पता है। अगर चलते चलते हमारे ऑडियंस के लिए दो कुछ पंक्तियां अगर आप बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ,
आंसुओं में स्नेह का संगीत लिखना चाहता हूँ। मेरी तो पूरी पत्रकारिता सत्य, न्याय और मानवता पर आधारित रही है हैदर जी, आप जानते हैं। जहाँ पर भी कोई मुझे एक दुखी व्यक्ति दिखा, पीड़ित व्यक्ति दिखा, मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि कैसे हम उसके आंसू को पोंछ सकते हैं, और जीवन की सार्थकता इसी में है। तो मेरी एक कविता है, आंसुओं में स्नेह का संगीत लिखना चाहता हूँ। ये बहुत मेरी प्रारंभिक कविता है, लेकिन मेरे दिल के करीब है, जिसकी कुछ लाइनें हैं। आंसुओं में स्नेह का संगीत लिखना चाहता हूँ। आंधियों के वेग को मैं रोक दूंगा हाथ से, दुश्मनों को जीत लूंगा भाइयों के साथ से। आंधियों के वेग को मैं रोक दूंगा हाथ से, दुश्मनों को जीत लूंगा भाइयों के साथ से। डाल दूंगा समंदर की कोख में गुड़ की डली, फूल छाती पर उगा लूंगा अगर गोली चली। जख्म के उपचार में जब स्नेह से आंसू झरेंगे, कुछ कहेंगे बेवकूफ़ी, कुछ ठठाकर हंस पड़ेंगे। दहकती ज्वालामुखी की आंच पर दुनिया खड़ी, और मैं 2 बूंद शीतल गीत लिखना चाहता हूँ। आंसुओं में स्नेह का संगीत लिखना चाहता हूँ। वाह, बहुत खूब। और इससे खूबसूरत क्लोजिंग मैं नहीं कर सकता। तो देखा, हमने सब कुछ समझा और बहुत ईमानदारी के साथ हर सवाल के जवाब दिए। इसी तरह से स्वतंत्र में आप इस तरह के लोगों को मिलेंगे जो एकदम ईमानदारी के साथ हर जवाब देंगे और आपको पूरा मुद्दा समझाएंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।